अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए ये 2 टेस्ट हम कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मैं एड्रेस कर लेता हूँ, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स टू परफॉर्म दीस 3 टेस्ट, कोरिलेशन एंड देन केएमओ एंड बार्टलेट को जो है वो हम परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आई हो तो पहले लेट मी एड्रेस योर क्यूरी, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। जी सर, इट्स क्लियर सो फार। ठीक है, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो नो हेजिटेशन, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो आई थिंक वी शुड नॉट प्रोसीड फर्दर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट अगर हम इनको क्लियर नहीं कर पाते तो फिर हमें आगे नहीं जाना चाहिए। सबको क्लियर है? जी सर। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, अब थोड़ा सा डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं एंड इस इन टेस्ट को हम परफॉर्म कर लेते हैं। सो फर्स्ट डेटा इंपोर्ट करना है। होप कि एवरीवन इज क्लियर अबाउट हाउ टू इंपोर्ट द डेटा। वो डेटा सेट मैंने आप लोग के साथ शेयर किए। अगर आपके पास डेटा एक्सेल शीट में है तो हाउ वी कैन इंपोर्ट द डेटा। सो डेटा ऑलरेडी ने एसपीएसएस फॉर्मेट में भी था, एक्सेल फॉर्मेट में भी था। सो लेट्स सी फर्स्ट हाउ टू इंपोर्ट द डेटा। यहाँ पे आप फाइल में आएंगे, ठीक है, एंड देन फाइल, इंपोर्ट एंड देन इंपोर्ट टू एक्सेल। अगर आपके पास एक्सेल में डेटा है तो एक्सेल, और अगर सीएसवी डेटा है तो सीएसवी डेटा। अगर बाकी सॉफ्टवेयर का स्टेटा का डेटा है, सास का डेटा है, सो देन यू विल फॉलो अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेल का डेटा है, सो आई विल क्लिक ऑन एक्सेल। देन यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा और आई विल शो दैट वेयर द फाइल इज एक्चुअली इन प्लेस। सो अगर आपके पास जिस फोल्डर में फाइल पड़ा होगा, सो यहाँ पे क्लिक करके आप जाएं और उस फाइल को आप सेलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सेलेक्टेड, I've made this file data for this workshop, and then I'll click OK, and थोड़ा सा इसके लिए वेट करना पड़ेगा because it's loading the file, and then I'll click OK, so I'll get the file। ठीक है। अच्छा, once you get the file, the next step is कि अभी हम इसका एनालिसिस की तरफ जाते हैं। how we will conduct these two tests, ठीक है। so उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि we will go to analyze, ठीक है, और analyze में we will go to the data reduction, dimension reduction, and then we will click on the factor। ठीक है, ये आप लोगों के सामने जो नजर आ रहा है, this is actually the option from where we will be doing these 3 tests, KM correlation, KMO and Bartlett। ठीक है, एनालाइज में जाना पड़ेगा, देन डायमेंशन रिडक्शन एंड देन फैक्टर। ठीक है, और अगर आप साथ में जिनके पास सिस्टम है तो वो कर भी सकते हैं साथ साथ में पैरेलल। ठीक है, सो गो टू एनालाइज, देन डायमेंशन रिडक्शन, देन फैक्टर, इस पे क्लिक करके, और जब आप क्लिक करेंगे सो यू विल गेट दिस डायलॉग बॉक्स। ओके, देन वी विल सेलेक्ट ऑल ऑफ द वेरिएबल्स। ये सारे हमारे पास वेरिएबल है। ये वेरिएबल्स कौन से? जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ ये फ्रेमवर्क शेयर किया था कि वी वर एक्चुअली गोइंग टू, ये पता हो कि हम क्या एनालाइज कर रहे हैं। ये जरा देख लें, हमारा टॉपिक था एक्चुअली वी वांट टू सी दैट हाउ द इम्पैक्ट ऑफ पर्सन जॉब फिट एंड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट। मतलब आप जो जॉब कर रहे हैं वो उस पर आपकी स्पेशलाइजेशन है। आप फाइनेंस के हैं तो फाइनेंस की आप जॉब करें, आप एचआर की तो एचआर की जॉब करें। एंड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट इज वेल, कि जो ऑर्गेनाइजेशन आप चाहते हैं तो उसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड हाउ these two factors are going to affect the employee creativity, and we also want to see that mediating role of career commitment and psychological safety। अगर इनका मैं मॉडल आप लोगों को दिखाऊं, so how we can shape it, तो इनका जो theoretical framework है वो इस तरीके से बनेगा कि we want to see that how personal job fit is going to affect employee creativity, and how person organization fit is going to affect the employee creativity, and these two are also affecting the career commitment। Yes, because when I will be on the right job and the right organization, then definitely I'll be looking at my career commitment, और मैं career progression की तरफ सोचूंगा कि मेरी वहाँ पे जो है वो प्रमोशन हो, आगे मैं जाऊँ। बट अगर मेरा पर्सन जॉब फिट या ऑर्गेनाइजेशन फिट नहीं है, सो प्रॉबेबली आई विल बी ट्राइंग टू स्विच दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, या जॉब को स्विच करूं, कैरियर प्रोग्रेशन मेरा नहीं होगा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, उस पर्टिकुलर सेक्टर में जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। एंड वी आर ऑल्सो लुकिंग एट दैट हाउ दिस इज गोइंग टू इफेक्ट द एम्प्लॉय क्रिएटिविटी, एंड वी विल सी द मॉडरेटिंग रोल ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी। ये हमारे वेरिएबल हैं सारे, जिनको
जिसको जिनके हम डिफरेंट कंस्ट्रक्ट ले रहे हैं। ये जो अभी आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लें तो पीजे, सो पीजे इज रिप्रेजेंटिंग दी पर्सन जॉब फिट, ठीक है, और पीओ विल बी रिप्रेजेंटिंग दी person organization fit, and CC will be representing the career commitment, and EC will be representing the employee creativity, and PS will be representing the psychological safety. So we have these variables. I have selected all of those variables. Okay, I'm not going to select gender because it is binary and it cannot be accommodated in the factor analysis. एज और वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने सिर्फ वो वेरिएबल लिए हैं जो कि मेरे मेन वेरिएबल्स हैं और इनके कंस्ट्रक्ट जो है मेरे पास अवेलेबल है। इनका क्वेश्चनियर अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, सो वी हैव स्केल में मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर किया है। दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चनियर दैट, और क्वेश्चनियर जो है वो एडाप्टेड क्वेश्चनियर है। एडाप्टेड क्वेश्चनियर यहाँ पे जो हमने बात की सिचुएशन नंबर 1 2 3 में, थोड़ा सा ये सिचुएशन नंबर 1 में तो हम अपना क्वेश्चनियर डेवलप करेंगे। सिचुएशन नंबर 2 में वी विल बी कॉल दैट इज एडॉप्टेड क्वेश्चनियर, इसको हम कहेंगे। अगर हम इस तरह का क्वेश्चनियर अडॉप्ट करें तो इसको हम एडॉप्टेड कहेंगे, बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग सम चेंजेस इन दैट क्वेश्चनियर, सो इसको हम एडॉप्टेड कहेंगे। सो व्हेन वी हैव एडॉप्टेड क्वेश्चनियर देन probably we will be having go for the एडेप्टेड कहेंगे। इस केस में हम एडेप्टेड कहेंगे, इस केस में हम एडॉप्टेड कहेंगे। एडॉप्टेड मीन कि आपने एज इट इज उसको फॉलो किया और जाके डायरेक्टली डेटा कलेक्शन शुरू कर दी, आपने कोई उसमें अमेंडमेंट नहीं किया, नो मॉडिफिकेशन इन द वोकैबुलरी, नो मॉडिफिकेशन इन द क्वेश्चन, नथिंग, सो वो एडॉप्टेड हो जाएगा, ठीक है। सो इस केस में अगर हम देख लें, सो इट मीन्स दैट आई एम गोइंग फॉर एडॉप्टेड क्वेश्चनियर। ओके, जहाँ पे क्वेश्चन सिनेरियो नंबर 2 में आई एम यूजिंग एक्चुअली, मैं यहाँ पे इसकी अडेप्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू ब्रिंग सम चेंजेस इन दैट, सो आई विल बी गोइंग फॉर एडेप्टेड। मेरा जो क्वेश्चनियर होगा इसको हम एडेप्टेड कहेंगे, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू इज के वन इज वी बिलीव that is almost same in the context everything, so I'm not going to changes in the question, I'm directly इसको मैं adopt कर रहा हूँ। But when we says adapted, so it means that यहाँ पे हमने वो जो कल्चरल और इसमें हमने एडिशन की है, कुछ उसको शायद डिलीट किया हो, कुछ क्वेश्चन को शायद एड किया हो, शायद उनकी रिवर्डिंग हुई हो, सो दैट्स व्हाई वी आर रिक्वायर्ड टू गो फॉर द CFA क्वेश्चनियर को। अगर हम देख लें, सो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय क्रिएटिविटी इज मेजर्ड थ्रू दीज क्वेश्चंस एंड सिमिलरली जॉब फिट, एंड ये देख लें थोड़ा सा इसके ऊपर भी जरा आप देख लें कि these are adopted from different studies and in different time period, ठीक है ना। सो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो एक्सप्लोरेटिव फैक्टर एनालिसिस करें, बिकॉज ये जो वेरिएबल की स्केल मेजरमेंट होती है ना, ये बाकी वेरिएबल्स के साथ और कॉन्टेक्स्ट के साथ भी जो है वो लिंक होती है। तो अगर आपका सेम स्टडी से सेम वेरिएबल सेम कॉन्टेक्स्ट में यूज हुए हो तो देन प्रोबेबली यू माइट गो फॉर दी कंफर्मेटिव फैक्टर एनालिसिस। बट यहाँ पे एक स्टडी से देखिए कि 1999 में हुई है, दूसरी स्टडी जो है वो 2001 में हुई है, वहाँ से ये वेरिएबल उठाया गया है। जो थर्ड है कैरियर कमिटमेंट 1985 का स्केल है, और ये जो स्केल है, यू नो, scaling even from different studies and from different environment, from different setups, so that's why we need to go for this is called adapted, as we have bring some changes in this questionnaire and we need to कि हम जाएं और इसका हम जो है वो EFA करें, ठीक है। सो देयर इज जस्टिफिकेशन बिहाइंड। देखिए रिसर्च में अगर फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग फॉर एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, तो जो आपका थीसिस का रिव्यूअर होगा ना, ही विल ऑलवेज आस्क फॉर यू जस्टिफाइड दैट व्हाई यू आर गोइंग फॉर एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। ओके, जो अगर आर्टिकल है आपका तो रिव्यूअर विल ऑलवेज आस्क फॉर कि justify why you are going for exploratory factor analysis, why you are not going for explanatory factor analysis. So for that justification is चूँकि हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट है, टाइम पीरियड डिफरेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर design, and we have restructured the questionnaire. So because of that very reason we are actually going for the exploratory factor analysis and as well as confirmatory factor analysis. But when the case is otherwise, you are just directly adopting the questionnaire and directly putting it so for the data collection, then in that case it is adopted, so you do not need to go for the exploratory factor analysis, rather than you're just focusing on confirmatory factor analysis. So ये बात याद रखें कि ये this thing is going to help you in justifying
your use of factor analysis or confirmatory factor analysis, or you must जो rigorous काम होगा, you must have to explain the reason behind why you are not using or why you are using this exploratory factor analysis. Okay, let's come to the practical section, and now go to analyze again, and then you will go to dimension reduction, dimension reduction, and then we will click on the factor, and then within the factor यहाँ पे हम आएंगे descriptive में, ठीक है? और descriptive में what we need is actually univariate descriptive statistics, initial solution. We need the coefficients, we need significance level, we need determinants, and we need KMO and Bartlett. Okay, these are the components that we need in order to check that. Descriptive we need in order to check that if there are any missing observation, missing values in the data, और कोई ऐसा तो नहीं है कि हमसे कोई error हुआ है, यहाँ 3 की बजाय 333 type हुआ है. So that's why we need to see that either the data is correct or not, the distribution of the data is correct or not. Secondly, we need coefficient, correlation coefficient. Correlation is required, 0.3 correlation is required in order to see that the sample is sufficient. Again, we need KMO and Bartlett in order to see that the sample is sufficient or not. Okay, so let's take all of the factors first. Yes, then define that we need univariate initial loadings and coefficients, and then continue, and then click OK. Okay, so you can see the results. Okay, this is the result window. This is behind is the data window. Okay, the data menu, and these are the result window. Okay, so now we can see that how many observations we are having. So we are having 349 observations. Okay, and the standard deviation of these, each of the question is there, and the mean value of each of the question is also here. So now let's move towards the correlation coefficient, and यहाँ पे हमने ये check करना है कि we must have a correlation must be greater than 0.3. So if we have a correlation greater than any of the correlation, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे correlation greater than हो. The one misperception is this, like everyone is looking at all of the correlation. So this correlation, the correlation between PJ1 and the correlation between probably the correlation between that is PG7 is very much small. So we are not looking at the each correlation, rather than we are looking at the table. If we got any of the correlation between any of the two questions, any of the two construct which is greater than 0.03, so it means that we should proceed further. Our sample is adequate, our sample is sufficient. So the correlation test is passed, and now we will move forward. So we can see that here the correlation is 0.652. Here the correlation is 0.533. So now we can move further. कोई स्टूडेंट कह रहा था कि आई एम डिस्कनेक्टेड, सो आई थिंक ही इज डिस्कनेक्टेड. आई एम ऑडिबल एंड विजिबल? Yes, sir, you are. Yes, sir. चलिए ठीक है, थैंक यू. मेरे ख्याल से वो स्टूडेंट डिस्कनेक्ट हो गए. अच्छा चलिए यहाँ पे आते हैं, एंड लेट मी show you the result. So the first result is correlation. ठीक है, correlation is greater than 0.3. So now we can move further. यहाँ पे देखिए क्लिक करें, so आपके पास KMO and Bartlett आ जाएगा. ये देखिए KMO and Bartlett tests. The KMO value is how much? That is 0.913. So when the KMO value is more than, यहाँ पे हमने critical value क्या पढ़ी? The KMO value is more than how much? Is more than 0.7. KMO की value अगर more than 0.7 है, so it means that there is sufficient correlation between the different factors और acceptable limit में है. हमारे पास जो value आ रही है that is how much? That is 0.9. So it means कि our sample is sufficient और excellent factor analysis इसमें से, इस data में से जो है वो हो सकता है. So now we will proceed further towards the Bartlett. और यहाँ पे भी अगर आप देख लें, so we are having more than 300 observations, so we are lying in somewhere in good position. So that's why the sample is sufficient and the sample adequacy test has been passed. So next we are looking at the Bartlett test of sphericity. So let's come to the Bartlett test of sphericity. So its chi-square value, its chi-square value is 80.038, which is a very large value.
So it means it is significant, but we are not looking at the chi-square value, rather than we are looking at its significance value. This is the significance value. When this value is less than 5%, as we have seen that we have two hypotheses. Our null hypothesis is what? Our null hypothesis is that the correlation matrix is an identity matrix, and it means that there is no correlation between the different construct, and we cannot proceed. The sample size is not sufficient to perform the factor analysis. However, the alternate hypothesis says that no, the correlation matrix is not an identity matrix, and the sample is sufficient to compute correlations and perform factor analysis. So हमारे केस में अगर हम देख लें, so we have this value is less than 5%. So when this value is less than 5%, if the p-value of the Bartlett test is less than 5%, then we reject H naught. So H naught जो होगा, that will be rejected, and we will accept alternate hypothesis. And alternate hypothesis acceptance means that we have adequate sample to perform the factor analysis. So now we can go ahead. The sample adequacy test has been passed. We have sufficient sample to perform the factor analysis. यहाँ तक अगर किसी का कोई question है, तो let me entertain your question, then we will move further. जी, any question, any confusion so far? सर किसी के जी जी सर अगर जी जो टेस्ट आपने कंडक्ट किए ना, इसमें अगर दो हाँ. या एक हमें पॉजिटिव रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और एक जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो शुड वी गो फर्दर और वी शुड स्टॉप देयर? एक्चुअली ऐसा सिचुएशन बड़ा ही रेयर हमारे पास आएगा. द रीजन बिहाइंड दैट इज कि ये जो टेस्ट है, दिस इज एक्चुअली कोरिलेशन. दिस इज कोरिलेशन बेस्ड. ये तो डायरेक्टली कोरिलेशन है. और ये जो टेस्ट है, फॉर एग्जांपल केएमओ एंड बार्टलेट, ये कोरिलेशन मैट्रिसेस से ही कैलकुलेट होते हैं. अगर इनकी डिफिनीशन हम देख लें, तो डिफिनीशन में हमने यही पढ़ा कि these tests are, this is actually showing the proportion variation, and proportion variation is simply means shade variation, and shade variation means correlation between the factor. So ये जो टेस्ट है, ये एक्चुअली डिराइव हुए कोरिलेशन से. तो फॉर एग्जांपल, इफ यू आर नॉट हैविंग meeting the correlation value of 0.3 or more than 0.3, so by default it means that कि उसी correlation से ये जो KMO calculate होगा, that will be less, और जो बार्टलेट ऑफ स्फेरिसिटी कैलकुलेशन होगी इसकी भी जो है वो कोरिलेशन बेस्ड है, वो भी कैलकुलेट होगा, दैट विल बी लेस. सो अल्टीमेटली ऐसा नहीं, कंट्राडिक्टरी रिजल्ट्स इनके नहीं आ सकते. दे विल ऑलवेज बी ऑलमोस्ट द सेम. द रीजन बिहाइंड दैट इज कि द मेजर बिहाइंड द कंप्यूटेशन, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन बिहाइंड ऑल ऑफ दीज थ्री टेस्ट इज द सेम, दैट इज कोरिलेशन. सो when there is a high correlation here, so ultimately we can expect that the KMO will be high and the Bartlett will be high. Here we are just meeting the criteria of 0.3, but we do not know about how much our sample size is. Either our sample size is good, our sample size is fair enough, our sample size is better. So for that purpose actually we are moving towards the KMO and Bartlett test. वरना वहाँ से correlation पता चल गया कि our sample size is sufficient, but we are lying. For example, correlation तो है, बट कोरिलेशन ये भी तो हो सकती है कि कोरिलेशन इस लेवल का हो, मीडियोकर लेवल का हो. कोरिलेशन के पास जो है वो 0.7 जस्ट मीटिंग द क्राइटेरिया, और कोरिलेशन इस लेवल का भी हो सकता है, द एक्सीलेंट वन. सो दीस टेस्ट आर एक्चुअली मोर स्पेसिफिकली टेलिंग यू दैट कि आपका जो टेस्ट है, आपके जो आगे जो आप फैक्टर एनालिसिस कर रहे हैं, हाउ मच दैट वुड बी giving you a reliable result. So that is the reason that we are actually following the KMO and Bartlett's sphericity test. I hope it is clear. Clear है? यहाँ तक आगे जाएं. Okay, the next step is अभी हम जो next terminology पढ़ रहे हैं, that is commonality. What do you mean commonality? Commonality means अभी हम extraction की तरफ जा रहे हैं. यहाँ पे जो steps हम पढ़ने जा रहे हैं, देखें ये steps में हम अभी जा रहे हैं factor extraction, कि हमने अभी factors को जो है वो extract करना है. ठीक है? फैक्टर एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है? फैक्टर एक्सट्रैक्शन मींस दैट कि हमारे ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इनकी लोडिंग्स कितनी होगी हमारे पास, इनका कोरिलेशन कितना होगा, आपस में शेयर्ड कोरिलेशन कितना होगा व्हाइल एक्सप्लेनिंग अ पर्टिकुलर वेरिएबल. तो यहाँ पे हम आते हैं और ये ऑलरेडी हमारे पास जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कॉमनैलिटीज जो है वो कंप्यूट हो जाती है इस प्रोसेस में. सो वी डू नॉट नीड टू रन इट सेपरेटली, रादर देन इट इज ऑलरेडी
computed in this process, जो हमने already इस process को execute किया. So यहाँ पे आके हमारे पास commonalities क्या है? Commonalities mean the sheer correlation of this particular question with the rest of the data set with the rest of question. ठीक है, commonalities की critical value हमारे पास जो होती है वो 4, minimum 4 value होनी चाहिए, but we should focus more on 5 rather than 4. commonalities का थोड़ा सा definition देख लें. commonalities क्या show करते हैं? commonalities is the amount of variance or variation a variable share with other variables that are considered in the factor analysis. So how much each of the question, how much this question is sharing its correlation with the rest of the data set, and that is how much? That is 0.53. Okay, so it helps to determine how well a particular variable fitted within the factor model. ये factor model है हमारे पास कि factor model में या factor analysis में how much these variables are going to fit. अब इसमें हमारे पास अगर हम थोड़ा सा डिफिनीशन को फर्दर एक्सप्लेन करें कि ये क्या बता रहे हैं एक्चुअल में, ये डिफिनीशन क्या है कि अमाउंट ऑफ वेरिएंस अ वेरिएबल शेयर विद अदर वेरिएबल्स. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि हमारे पास एक्चुअल में जब हम कोरिलेशन ड्रा करते हैं तो देयर आर 2 टाइप ऑफ जो है वो हमारे पास वेरिएंस होता है. वेरिएंस मीन जो को वेरी होना, एक साथ चेंजेस आना दो वेरिएबल में. तो अगर हम इसको ड्रा करें, फॉर एग्जांपल दिस इज माय वन वेरिएबल और दिस इज माय सेकंड वेरिएबल. ठीक है, अब ये इसकी वेरिएशन जो है वो 2 हो सकती है. कॉमन वेरिएशन, कॉमन वेरिएंस मीन जो इन दोनों का कॉमन रीजन है. ये जो कॉमन रीजन है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ कॉमन वेरिएंस, शेयर्ड वेरिएंस हम इनको कहते हैं. ठीक है, अगर ये 3 वेरिएबल्स है, 3 भी हो सकती है. लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव ड्रा द थर्ड वन. ये जो कॉमन रीजन है बिटवीन द 2 द 3, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड, ये कॉमनैलिटीज, ये कॉमनैलिटी है, ये कॉमन वेरिएंस जो है. और अनकॉमन यूनिक वेरिएंस क्या है? ये जो आउटसाइड है, दैट इज नॉट कॉमन बिटवीन दीज क्वेश्चंस, दैट इज एक्चुअली अनकॉमन. ठीक है, तो यहाँ पे कॉमनैलिटी क्या है? कॉमनैलिटी इज एक्चुअली द कॉमन वेरिएंस, द कॉमन बिटवीन द डिफरेंट construct of a variable, that is actually showing us the commonalities. So commonalities table calculate करता है, और ये again is जो mechanism है behind the computation, that is a correlation. So it's a correlation of what? Correlation of that particular question with the rest of the data set. And इसकी जो critical value हमारे पास है वो भी सर देख लें. हम इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? अगर हम अपनी रिजल्ट्स में इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? वेरिएबल विद द कॉमनैलिटीज वैल्यू बिलो द 4 और राउंड अबाउट 4 शुड बी रिमूव्ड, बिकॉज ये जो है इनका ये कंपोनेंट नहीं बन पा रहा. मतलब वेरिएबल हमने कहा ना कि वेरिएबल with the components, so this cannot be considered as a component of any of the variable because it is not related with any of the question within the data structure. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये related नहीं है, for example the one with the less, तो क्या हम इससे conclude कर सकते हैं? Anyone? जी, what we can conclude from this? If for example let's go to the data and let's check. इसमें देखें 0.4 से कोई कम है. चलो ये राउंड अबाउट 4 है, ठीक है, ये भी ठीक नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है. यहाँ पे अगर देख ले फॉर एग्जांपल ये भी राउंड अबाउट 4 है. और लेट्स सी, लेट्स गो डाउन एंड चेक इफ एनीवन इज बिलो 4. है हमारे पास कोई 4 से कम? ये देख लें इफ वी कैन हैव एनीवन बिलो 4. No, yes, we are having the PS7, that is 0.360, so which is below the 0.4. अच्छा, what does it mean? What does it shows? जी, anyone? Can anyone guess about it? There is lesser factor of commonality. Yes, so वो तो है, commonalities नहीं है, commonness नहीं है, relationship नहीं है इनका इनके साथ. तो it means क्या हम इससे conclude करते हैं? What will be our conclusion? इसका इनका interrelationship weak है. Interrelationship weak है. तो so then what we should do now with this question? जी, मैडम भी कुछ बताना चाह रही थी. जी
sir, it means that this item does not represent the actual variable. So it's better to remove it क्योंकि हमने actually extraction ही तो करना है ना. जी जी, अच्छा रिमूव तो हम कर रहे हैं, बट जब हम रिमूव करेंगे ना, सो वो तो है, बट क्या मतलब ये क्यों ऐसा है? देखें, फॉर एग्जांपल ये ऐसी बात है ना कि ये इटसेल्फ अपने आप को खुद अपने आप को एज अ वेरिएबल कंसिडर कर रहा है। ये कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस नेचर का है कि ये खुद कह रहे हैं कि आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एनी ऑफ द फैक्टर rather than I itself should be explained with the so many other factors. मेरे रेलेवेंट जो क्वेश्चन है वो है ही नहीं, रिलेटेड है ही नहीं मेरे साथ, ठीक है? सो इट मीन्स दैट ये क्वेश्चन जो है ये किसी और वेरिएबल को जो है वो मेजर कर रहा है, या ये इटसेल्फ खुद जो है वो वेरिएबल है। सो वी नीड मोर क्वेश्चंस relevant to these questions ताकि फिर वो वेरिएबल भी बन सके। So that's why we are removing this particular variable, और removal is the only better option for us. Otherwise ये आगे जाके हमारे सारे results को जो है loading को जो है वो affect करेगा। Now how to remove? अब removal का भी जो है वो pattern है, हम आगे नहीं जाएंगे जब तक हम यहाँ पे ये commonalities को जो है वो इस क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं लाते। So variable with the commonalities value below the 4 should be dropped, or round about near to the 4 should be dropped. The commonalities value which is greater than 0.5 or 50% is representing a good representation. A commonality value greater than 0.5 is generally considered as acceptable, meaning at least 50% of the variable variance is explained by the extracted factor. It means that this variable is almost 50% related with the other factor within the data structure. So such variable is well suited for the factor analysis. Or the variable which is less than, so poorly representing within its contribution towards explaining or commonness is very much low, less than 50%. So it means that के इस variable को हमें जो है वो remove करना चाहिए, because this will be going to affect आगे जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है? ये देखिए ना, फॉर एग्जांपल वैसे ये डेटा को छोड़ के अगर हम कॉमन में भी देखें, जब जहाँ पे भी ग्रुपिंग होती है ना, वो बिल्कुल जो अलग हो जाता है ना, वो फिर किसी ग्रुप का नहीं होता, वो बिल्कुल अलग हो जाता है, बिकॉज ही हिमसेल्फ कंसिडर एज अ, बस वो एक ही पूरा ग्रुप होता है असल में। तो अब ये है कि अगर ग्रुप में आप नहीं आ रहे, इट मींस यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग अ पर्टिकुलर वेरिएबल। सो अब आपके साथ बहुत सारे और क्वेश्चंस चाहिए कि वो क्वेश्चन हम ऐड करें और आपको हम एक नया वेरिएबल बनाएं। सो दैट इज द बेटर ऑप्शन इज टू ड्रॉप दैट वेरिएबल। सो हमारा जो फर्स्ट जो हमने एक्सट्रैक्शन किया, दैट इज extract करें, that is commonality. A commonality shows what? The common variance, that how much each of the question is contributing in explaining a particular variable, a particular data structure, ठीक है? तो मैंने जिस तरह बताया, इसमें common variance होगा, uncommon unique variance होगा, common जितना ज्यादा होगा, more than 50% होगा, so it means that commonality value ज्यादा होगी और best fit होगा। commonality value कम होगी, so it means that we should drop that particular question. So यहाँ पे हम दोबारा आते हैं, और सबसे पहले जो लोअर वैल्यू होगी ड्रॉप करने का क्या पैटर्न है? फर्स्ट वी विल ड्रॉप द लोअर वन। द लोअर वन इज PS7। सो अब हम जाएंगे दोबारा इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। वी विल गो टू एनालाइज, देन डेटा रिडक्शन, डेटा डायमेंशन रिडक्शन, देन गो टू PS7, एंड PS7 को हम यहाँ से क्लिक करके और रिमूव कर लेंगे, and then again we will perform the process. Okay, again we will move towards KMO Bartlett, and ये सारे results हम देख लेंगे। again there is a correlation, and यहाँ पे आके दोबारा we'll move towards the commonalities, and still we will look into the lower values। जहाँ पे भी lower values होगी तो हम उनको drop कर लेंगे। देखिए P4 जो था ना, अब थोड़ा सा देख लें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबको एक साथ drop नहीं करना। अगर सबको आप एक साथ ड्रॉप करेंगे ना, then it will create a problem। देखिए हमने सिर्फ जो P7 था उसको ड्रॉप किया, तो उसकी वजह से P4 क्या हुआ? P4 की जो वैल्यू थी वो इम्प्रूव हो गई। ये देख ले जरा थोड़ा सा। लेट्स मूव टुवर्ड्स कॉमनैलिटी। जो अर्ली कॉमनैलिटी था, इसमें अगर आप देख ले तो P4 वाज ऑलमोस्ट एट द बॉर्डर, एंड ऑनेस्टली आई वाज अबाउट टू ड्रॉप इट, कि इनको ड्रॉप करें या PJ7 को भी ड्रॉप करना था। बट नाउ व्हेन वी ड्रॉप द लोवेस्ट वन, फर्स्ट लोवेस्ट वन को सेलेक्ट करके उसको ड्रॉप करें, देन वी विल सी again the data structure. So you can see that PJ7 has almost improved, ये भी improved हुआ, and PO4 जहाँ पे मैं देखूँ तो वो भी improved हो गया। So now ऐसा भी हो सकता है कि ड्रॉप करने से कोई और वेरिएबल की वैल्यू कम हो जाए, ठीक है? So again we need to go through the whole of the set of the data
एंड अगेन चेक के ऐसा तो नहीं है कि कोई एक वेरिएबल के ड्रॉप करने से किसी और वेरिएबल की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा कम हुई। दिस वैल्यू इज आल्सो वेरी मच लिमिटेड, इसको भी 0.5 से कम है तो ड्रॉप करना चाहिए, बिकॉज दिस विल आगे जाके हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट लेट्स सी, आगे जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऑलमोस्ट गोइंग टुवर्ड्स द 6 फैक्टर। तो चलिए आगे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है, समझना है फैक्टर एक्सट्रैक्शन में, वो फैक्टर एक्सट्रैक्शन है। फैक्टर एक्सट्रैक्शन जब हम करेंगे, नाउ इन फैक्टर एक्सट्रैक्शन वी विल लर्न दैट हाउ मेनी फैक्टर, ये डेटा जो है इसको हम कितने फैक्टर में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। मींस जरा सिंपल करके देख लेते हैं कि ये जो सारा डेटा है, इन सारे डेटा से हम कितने फैक्टर्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास अगर हम देख ले तो वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइंड है और वेरिएबल के मुताबिक हमने कोडिंग की हुई है। बट इन अदर केस, फॉर एग्जांपल इफ यहाँ इसको रिप्रेजेंट करें Q1, Q2, Q3, Q4 से, देन वी वुड नॉट बी एबल टू नो कि हाउ मेनी वेरिएबल आर देयर इन आवर this particular data set. Okay, so Q1, Q2, Q3, Q4 and up to Qn, जितने भी Q होंगे, then we will not be able to understand how many variables should be developed. Secondly, it is not we people that we should define the system that how many variable should be cluster और कितने variable में इस data को जो है आप group करें। अच्छा, इसकी दो पैटर्न है। फैक्टर एक्सट्रैक्शन जरा देखते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकली इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो फैक्टर एक्सट्रैक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास ये डेटा जो है कितने ग्रुप्स में डिवाइड हो, और जब पता चल जाए कितने ग्रुप्स में डिवाइड होगा फैक्टर एक्सट्रैक्शन से, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज ये होगा कि किस ग्रुप में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, कौन सा फैक्टर और उसका कंपोनेंट, कौन सा फैक्टर और उसकी कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे। सो फैक्टर, बस ये हमारा प्रोसेस फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो फैक्टर एक्सट्रैक्शन में हमारे पास द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेज इज टू डिटरमिन the number of factor that needs to be extracted. So initial decision can be made here about the number of factors underlying the measured variables. आपके पास variables कितने हैं? So आपके पास जितनी variables हैं उसी के बेस के ऊपर आप जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। या द सेकंड मेथड इज कि आप डिफरेंट, हमारे पास टेस्ट है, फॉर एग्जांपल इगन वैल्यू, स्क्री प्लॉट, पैरेलल एनालिसिस, टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन, ये 4 मेथड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमिन द नंबर ऑफ फैक्टर्स इन विच द नंबर ऑफ ग्रुप्स, जिसको हम इस डेटा को जो है वो हम ग्रुप कर सके। फैक्टर्स हम फाइंड आउट करें आउट ऑफ द टोटल ऑफ द डेटा सेट। तो estimate initial factors are obtained from the principal component analysis. There are different methods, different estimation methods है जो कि हम use करते हैं in order to develop the factors और group the data into different factors. ठीक है, so उसमें principal component जो है that is the most widely used, particularly social sciences में ये ज़्यादा use होता है कि आप principal mean the main variable and the components mean the questions. So the relationship between the variable with its components, ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस ये जो है करता है। इसके अलावा मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड भी है, प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग भी है, अल्फा मेथड भी है, अनवेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड भी है, जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड भी है, इमेज फैक्टरिंग भी है। ये सारे मेथड्स हैं। अब ये सारे मेथड्स कहाँ पे यूज होंगे, कैसे यूज होंगे, इनके लिए मैंने ये सारा डिटेल लिखा हुआ है कि गोल क्या है हर एक का और कैसे काम करता है और यूज कैसे करना है। ठीक है, कहाँ पे हमने यूज करना है। तो यहाँ पे आके अगर हम देख लें, फॉर एग्जांपल PCA को देख लें, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ये वाइडली यूज्ड है एंड द गोल ऑफ दिस पर्टिकुलर PCA इज टू कन्वर्ट द कोरिलेटेड वेरिएबल इनटू अनकोरिलेटेड कंपोनेंट। मींस कि हमारे पास जो डिफरेंट ये कंस्ट्रक्ट है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ पे आके अगर हम बात करें, वो स्ट्रक्चर देख लें तो उसे ज़रा इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि ये क्या बात हो रही है। यहाँ पे देखें, ये वेरिएबल जो मेजर हो रहा है, डिफरेंट इसके डिफरेंट कंस्ट्रक्ट होंगे ना, मतलब इसके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सो डिफरेंट क्वेश्चंस कंबाइन करके इस वेरिएबल को हम मेजर कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो हम बात करते हैं कि दिस वेरिएबल इज नॉट रिलेटेड टू दिस वेरिएबल, सो वी आर कंबाइनिंग द हाईली कोरिलेटेड फैक्टर्स टू मेजर द नॉन कोरिलेटेड वेरिएबल्स। ये नॉन कोरिलेटेड फैक्टर्स को हम जो है वो क्या कर रहे हैं, मेजर करना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन द हाईली कोरिलेटेड क्वेश्चंस। सो ये क्वेश्चंस वेरिएबल्स को हम लेके उससे हम फैक्टर्स जो है वो क्या करें, अनरिलेटेड जो है वो फैक्टर्स हम क्या करें, कंप्यूट कर रहे हैं। ठीक है, एसेंस बिहाइंड दिस मेथड इज ये है। ठीक है, ये इसका गोल है। अच्छा, जो
कहाँ पे किस तरह ये काम करता है, तो बिहाइंड दैट जो मेथड है दैट इज एक्सट्रैक्ट कंपोनेंट दैट कैप्चर द मैक्सिमम वेरिएंस। ये कंपोनेंट को ग्रुप करता है इस बेस पे कि मैक्सिमम वेरिएशन ये डेटा में एक्सप्लेन कर सके, कि टोटल डेटा में मैक्सिमम वेरिएशन जो है वो एक्सप्लेन हो सके। एंड मोस्टली यूज इन डेटा रिडक्शन, दिस इज वेरी मच फेमस। ये डेटा रिडक्शन के लिए हम इसको जो है वो यूज करते हैं। अच्छा, सेकंड जो है वो प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग। तो प्रिंसिपल फैक्टरिंग जी, principal access factoring is another method that is also widely used. These two are widely used. जहाँ पे आप for example आपके पास स्केल नहीं है, ठीक है, और आपने जो है वो लिटरेचर से लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस डेवलप किए, या आपने इंटरव्यूज कंडक्ट किए और उससे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस डेवलप किए, और देन यू आर डूइंग एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, तो उस केस में आप प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग करें, ठीक है। आइडेंटिफाई लेटेंट फैक्टर्स, लेटेंट वेरिएबल को हम फाइंड आउट करते हैं by explaining the shared variance, common variance by the different questions। तो उस केस में फिर हमें प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग को जो है वो यूज करना चाहिए, जहाँ पे हम ऑलरेडी हमारे पास स्केल नहीं है और we are actually for the first time developing scale, so then we should use the principal access factoring rather than going for the data reduction method, preferred when studying latent construct को हम स्टडी करना चाह रहे हैं, and this is mostly based on the common variance। ये मैक्सिमम में ये वेरिएंस को मैक्सिमाइज करता है, यहाँ पे कॉमन वेरिएंस के बेस के ऊपर हम जो है वो इसकी एनालिसिस करते हैं। ये टोटल वेरिएंस को कंसिडर नहीं करता, कॉमन वेरिएंस को कंसिडर कर रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम वेरिएंस को की बात हम करें, टोटल वेरिएंस को जो है वो कंसिडर कर रहा है। अच्छा, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे नॉर्मेलिटी का इजम्पशन जो है वो होल्ड करता हो। ये क्वांटिटेटिव जो हमारे पास डेटा होता है, न्यूमेरिकल डेटा होता है, फाइनेंस का डेटा होता है, सेल वगैरह का, और वहाँ पे हम कोई फॉर एग्जांपल प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हम बना रहे हैं, जिसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, वी आर कंबाइनिंग ऑल दीज एंड वी आर डेवलपिंग इन इंडेक्स। या फॉर एग्जांपल हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का इंडेक्स बना रहे हैं, जिसमें हम इन्वेंट्री टर्नओवर, रिसीवेबल टर्नओवर, पेबल टर्नओवर हम ले रहे हैं और हम इंडेक्स डेवलप कर रहे हैं। वहाँ पे हमें मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड को यूज करना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे नॉर्मेलिटी का इजम्पशन होल्ड करता है और स्टेटिस्टिकली मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम फॉलो करते हैं। इमेज फैक्टरिंग जो था वो ये ओल्ड टाइम पे था, इसको यूज करते थे, अभी इसका यूज जो है पार्शियल कोरिलेशन के ऊपर बेस्ड है, अब इसको ज्यादा यूज नहीं करते। अल्फा फैक्टरिंग भी यूज होता है। अल्फा फैक्टरिंग जो है ये कोरिलेशन बेस्ड नहीं, ये रिलायबिलिटी बेस्ड मेजर है। और ये जो फॉर एग्जांपल हम जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है, फॉर एग्जांपल इसके जो कंपोनेंट्स है वो इंटरनल कंसिस्टेंसी को कैलकुलेट करता है, कोरिलेशन की बजाय। ये जो बाकी मेथड्स है अल्फा फैक्टरिंग और पीसीए, ये कोरिलेशन कैलकुलेट करता है बिटवीन द डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, ठीक है। ये जो वेरिएबल्स हैं इनके जो क्वेश्चंस हैं इनके दरमियान कोरिलेशन कैलकुलेट करता है, ठीक है, कॉमन कोरिलेशन, कॉमन वेरिएंस को कैलकुलेट करता है। जबकि ये जो अल्फा फैक्टरिंग मेथड है, ये जो मेथड है हमारे पास, दिस वन अल्फा फैक्टरिंग, ये क्या कैलकुलेट करता है, ये रिलायबिलिटी को कैलकुलेट, इंटरनल कंसिस्टेंसी को कैलकुलेट करता है, that how much these have internally related with each other। so ये reliability based measure है rather than correlation based measure, rather than variance based measure, ठीक है। maximize internal consistency focusing on the variance contribute to the reliability। ज्यादातर जो हमारे पास साइकोलॉजी के जो स्केल्स होते हैं, ऑलरेडी डेवलप्ड स्केल्स, उनकी टेस्टिंग के लिए हम अल्फा फैक्टरिंग को जो है वो यूज करते हैं। वहाँ पे डेटा रिडक्शन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, रादर देन हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो स्केल की रिलायबिलिटी, वैलिडिटी को चेक करना होता है। दैट्स व्हाई दे आर एस्टेब्लिश्ड स्केल, सो वहाँ पे हम पहले अल्फा फैक्टरिंग को यूज करते हैं। अनवेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड को हम यूज करते हैं जहाँ पे नॉर्मेलिटी का assumption आपका मीट ना हो। जो डेटा जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो ना करे, देन इन दैट केस वी शुड फॉलो द अनवेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड। वी शुड सेलेक्ट दिस वन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है। और जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर को भी हम यूज करते हैं जहाँ पे हमारे पास जो है वो इकोनॉमिक्स का डेटा हो, फाइनेंशियल डेटा हो, न्यूमेरिकल डेटा हो, इन 100,000 डेटा हो, वहाँ पे हम जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर को जो है वो यूज करते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर इसलिए हम यूज करते हैं बिकॉज वहाँ पे जो एस्टिमेशन का मैकेनिज्म है वो इस तरह है कि फॉर एग्जांपल योर वन वेरिएबल इज इन 1000, अनदर वेरिएबल इज इन मिलियन, अनदर वेरिएबल इज इन रेशो, तो इसकी स्केलिंग होती है। अब ये जो हमारे पास अल्फा फैक्टरिंग है या जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है या जो
प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग है, दीज आर नॉट एक्चुअली स्केलिंग द डेटा। ये डेटा को लेके उसका डायरेक्टली कोरिलेशन और कोवेरियंस वेरिएंस कैलकुलेट करके उसका रिलेशनशिप जो है वो एस्टेब्लिश करता है। यहाँ पे ये जो जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर मेथड है, दिस इज एक्चुअली स्केलिंग द डेटा, और उसके डेटा को एक लेवल पे ला के फिर जाके उनके दरमियान जो है वो कोरिलेशन और जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। सो दैट्स व्हाई इफ यू आर हैविंग अ क्वांटिटेटिव डेटा देन यू शुड यूज quantitative data means that you have data in thousand in millions, then you should use a particularly generalized least square method. Okay, इन methods को कैसे यूज करते, और ये मेथड यूज करेंगे इनके थ्रू एक्सट्रैक्शन करेंगे किस चीज की, नंबर 1 इजन वैल्यू कैलकुलेट होगा, स्क्रीप प्लॉट कंप्यूट होगा, फैक्टर लोडिंग्स होगी हमारे पास, और फैक्टर मैट्रिक्स हमारे पास आएगा। दीज आर नाउ द नेक्स्ट मोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। जरा हम जाते हैं और इसको रन करते हैं कि हम कैसे इसको रन कर सकते हैं। सो वी विल गो टू एनालाइज, अगेन गो टू एनालाइज एंड अगेन डायमेंशन रिडक्शन एंड अगेन फैक्टर, एंड फैक्टर में हमने ये ऑलरेडी चेक किया है, एंड नाउ वी विल गो टू एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में हम देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे मेथड्स में, तो you can see all of these methods. Number 1 principal component, number 2 unweighted least square method, generalized least square method, maximum likelihood, principal access factoring, alpha factoring and image factoring. ठीक है, so now we are going with the principal component analysis because जो most suitable है हमारे लिए हमारे साथ वो यही है। Second correlation को हम select करते हैं, third scree plot को हम select करते हैं because we need scree plot in order to interpret the results. अच्छा, यहाँ पे अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस इन सिचुएशन नंबर 1, यहाँ पे दोबारा हम सिचुएशन की तरफ चले जाते हैं और अपनी सिचुएशन में जब देखते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज सिचुएशन नंबर 1। जब आप सिचुएशन नंबर 1 में जो है वो फैक्टर एनालिसिस कर रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहिए इजन वैल्यू। बेस्ड ऑन इजन वैल्यू मेरे लिए जो है वो फैक्टर्स को डिवाइड करें, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यू हैव ऑलरेडी अ वेरिएबल, ये हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड स्ट्रक्चर है, हमारे पास ऑलरेडी वेरिएबल है, ये डिफाइंड स्ट्रक्चर है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे डेटा है ये इन्हीं 5 वेरिएबल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो, 1 2 3 4 5, इनसे हट के मेरे लिए कोई और वेरिएबल ना बनाओ, और जो इनको एक्सप्लेन ना करे, जो क्वेश्चन जो वेरिएबल इन मेजर फैक्टर्स को एक्सप्लेन ना करें उनको ड्रॉप करें। तो मैं यहाँ पे आके यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ कि आप टोटल जो एक्सट्रैक्शन करें वो 5 फैक्टर्स की करें, तो 5 मेन फैक्टर विद देयर कंपोनेंट्स इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करें। तो हम इजन वैल्यू के बेस पे भी कर सकते हैं और फिक्स फैक्टर के बेस के ऊपर भी कर सकते हैं, बट इट्स डिपेंड अपॉन जो सिनारियो नंबर 1 है। अगर सिनारियो नंबर 1 में हम आ जाते हैं तो देन इन दैट केस यहाँ पे हम इजन वैल्यू के बेस के ऊपर जो है वो फैक्टर एक्सट्रैक्शन करेंगे। इन सिनारियो नंबर 2 में अगर हम आ जाएं तो सिनारियो नंबर 2 में वी विल फॉलो द नंबर ऑफ फैक्टर, इन सिनारियो नंबर 3 अगेन वी विल फॉलो द नंबर ऑफ फैक्टर्स, और वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारी कितनी है उन वेरिएबल्स को हम जो है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे और वो स्पेसिफाई करेंगे। सो आई एम गोइंग टू हैव अ 5 वेरिएबल, सो मैंने यहाँ पे 5 वेरिएबल्स जो है वो आइडेंटिफाई कर दिए हैं, और 5 वेरिएबल का डेटा है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि 5 वेरिएबल्स कंपोनेंट्स ही बनाएं मेरे लिए, और एक्सट्रैक्शन मेथड प्रिंसिपल कंपोनेंट हो गया, एंड आई विल बी लुकिंग एट द स्क्रीप प्लॉट एंड एजन वैल्यू तो मेरे पास आएगी कैलकुलेशन में। ओके, देन कंटिन्यू, ओके, एंड देन आप यहाँ पे क्लिक करें और ओके करें, तो आपके पास जो होगा वो अभी ये हम फैक्टर्स भी आ जाएंगे हमारे पास। जरा जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव हमने देख लिया, कोरिलेशन देख लिया, केमो बार्टलेट हमारे पास देख लिया हमने, जो है कॉमनैलिटीज को भी स्टडी कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन एंड स्क्रीप प्लॉट। ये अब हमारा टारगेट है कि हम ये देखें कि हाउ मेनी फैक्टर्स शुड बी डेवलप आउट ऑफ आवर डेटा, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी उनको बता दिया कि 5 आप हमारे लिए डेवलप करें, और डेटा खुद जो कह रहा है कि हम 6 कंपोनेंट तक जो है हम जाएं, ठीक है। तो हमें ज़रा दोबारा ये बात याद रखें कि आप जितनी दफ़ा भी इसको रन करेंगे, सो अगेन यू विल हैव टू गो थ्रू चेक ऑल ऑफ द डेटा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके कोरिलेशन भी मैंने देख लिया, इट्स मोर देन 0.3, बार्टलेट भी देख लिया है 0.5, ठीक है। यहाँ पे दोबारा कॉमनैलिटीज़ में आऊँगा, कॉमनैलिटीज़ को देखूंगा कि आइदर ये चेक करें ना, कॉमनैलिटीज़ एक फैक्टर जो है ये बिल्कुल ही डिफरेंटली जा रहा है, और देखिए इसकी पी वैल्यू कहाँ तक चली गई है, 0. ये जो फैक्टर है इसको हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, ये फैक्टर जो है नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। ओके, नाउ लेट्स चेक अदर फैक्टर, अगर और भी कोई इस तरह का फैक्टर बन गया हो जो कि
उसकी वैल्यू लोडिंग जो है वो कम हो गई हो। ये देखिए ये एक और फैक्टर भी हमारे पास आ गया। नाउ दिस इज आल्सो अगेन प्रॉब्लम। ये फैक्टर भी देख लें, ये EC8 एंड द नेक्स्ट वन इज, वो कौन सा है हमारे पास, वो PO4. So PO4 and EC8s are need to be dropped because their values have been dropped from the जो लिमिट है उससे जो है वो ड्रॉप्ड हो गई है। सो नाउ आई विल गो बैक, फिर दोबारा जाना पड़ेगा बिफोर गोइंग टू लुक एट द टोटल नंबर ऑफ वेरिएंस स्क्रू प्लॉट। इसको देखने से पहले मुझे फिर कॉमनैलिटीज में से ये दो फैक्टर को हटाना पड़ेगा, देन आई विल हैव टू रन अगेन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ आप साथ है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे जाते हैं। है कोई किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, ये क्लियर है। ये क्लियर है। देखें जी दोबारा जब हम हर स्टेप पे जब प्रोसेस रन करेंगे ना, सो वी विल गो जी। बैक एंड वी विल चेक कि वो मिनिमम क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए हर स्टेप का, फिर हमें आगे जाना चाहिए। तो अभी यहाँ पे आके PO4 को मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा और EC कौन सा था? EC8 है। हाँ EC8 को ड्रॉप करना पड़ेगा। सो आई विल गो बैक जी एंड अगेन सर। गो टू डायमेंशन रिडक्शन फैक्टर एनालिसिस। हाँ। यहाँ पे PO4 को ड्रॉप करना पड़ेगा एंड जी सर। EC8 को ड्रॉप करना पड़ेगा। जब इसको मैं वहां पे शिफ्ट कर ले तो इट मींस दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द एनालिसिस। ठीक है, बाय ड्रॉप करने का मतलब ऑलराइट, ये कि ये एनालिसिस में अभी इसका रोल नहीं होगा EC8। निकल ठीक है, जाएंगे। इसको मैंने जी हटा दिया। अगेन आई एम रनिंग द सेम प्रोसेस। अभी देखिए थर्ड टाइम हमने रन कर दिया। तो डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशन KMO बार्टलेट ठीक है, कॉमनैलिटीज में आ जाएं देख ले। फिर अगेन if there is any, ये देखें PJ7 is again creating a problem। इस PJ7 को भी हमें ड्रॉप करना चाहिए। ये देख लें, ठीक है, यहाँ पे देख लें PJ7 is how much, that is not meeting the criteria। कोई और देख लें, जी कोई और बिल्कुल। तो नहीं है जो कि क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा। लेट्स गो डाउन एंड सी, नहीं और कोई इस तरह नहीं है। सो वी विल ड्रॉप PJ7 को भी ड्रॉप करना है। ठीक है, जी यहाँ ठीक। पे आके अगेन डेटा रिडक्शन and again PJ7 needs to be dropped and then again we will run it। okay, and now ये देखें, इसको ट्रायल एंड एरर पे हम टाइम इन अगेन दोबारा इसको परफॉर्म करते हैं, रन करते हैं। इट्स नॉट अ सिंगल प्रोसेस कि एक दफा रन हो जाए और सारे रिजल्ट्स आके आपको दिखाए जाए कि बस ये सारे रिजल्ट्स आ गए। सो अगेन इट्स अ कोरिलेशन, again meeting the criteria। now KMO and Bartlett is okay, yes, and now again we are looking at if there is any value that is lower than the critical value, so we will drop that as well। देख ले, no, we all are having, all of these values are more than 0.4, so now we are okay। now move towards the next step। next हमने extraction की। now we are going to determine the number of factors in which the data should be divided। ठीक है, कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स में डेटा को हमने जो है वो ग्रुप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने इसको खुद बता दिया, जरा आके हमने इसको बता दिया ना, आप जरा देख लें, हमने तो खुद इसको बता दिया एक्सट्रैक्शन में कि 5 में करें। ठीक है, मैं ये एजन वैल्यू के बेस के ऊपर भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहूँ कि एजन वैल्यू के बेस के ऊपर आप कैलकुलेशन करें। अगेन दिस विल बी हैविंग द सेम, यहाँ पे आ जाए अगेन ये कह रहा है कि 5 फैक्टर्स में जो है आपने इसको डिवाइड करना है, और स्क्रिप्ट प्लॉट भी बता रहा है कि 5 फैक्टर्स ही होनी चाहिए। इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? ठीक है, एक्सट्रैक्शन से क्या आया, टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन आया। टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन का जो टेबल है, यहाँ पे हम 4 कंपोनेंट्स को हमने अभी डिस्कस करना है। कंपोनेंट नंबर 1, कंपोनेंट नंबर 1 में क्या है हमारे पास, अगर हम कंपोनेंट नंबर 1 को देख लें, ठीक है, कंपोनेंट नंबर 1 में अगर हम जाएं तो हमारे पास है एजन वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय दिस एजन वैल्यू? एजन वैल्यू क्या होती है हमारे पास? एजन वैल्यू हमें शो करती है, द एजन वैल्यू रिप्रेजेंट द टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन बाय ईच फैक्टर। ठीक है, ये जो अभी फैक्टर बन गए हमारे पास, ग्रुप बन गए 1 2 3, कितने ग्रुप बनेंगे एजन वैल्यू के बेस के ऊपर? तो जब जहां तक एजन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है, द फैक्टर हैविंग एजन वैल्यू ओवर 1 आर सेलेक्टेड फॉर द फर्दर स्टडी। ठीक है, सो वो तमाम फैक्टर जिनकी वैल्यू एजन वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी या 1 होगी, उतनी ही नंबर ऑफ फैक्टर्स में हम इस डेटा को जो है वो क्लस्टर कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आके जरा रिजल्ट्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके आप देखें एजन वैल्यू, दिस इज एजन वैल्यू। ठीक है, टोटल एजन वैल्यू को मैं देखना चाह रहा हूँ, एजन वैल्यू एंड एजन वैल्यू में टोटल एजन वैल्यू को मैं देखना चाह रहा हूँ। तो कंपोनेंट नंबर 1 एजन वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, 10 है ना,
812 है. So it means that component number 1 has passed the criteria. Criteria is what? That it must be greater than 1. Component number 2 has also passed the criteria because its value is 3.9. Component number 3 has also passed the criteria as its value is 2.595, which is greater than 1. Component number 4 has also passed the criteria as it's more than 1. Component number 5 has also passed the criteria as it is more than 1.662. However, when we move towards the component number 6, its value is less than 0.72. It means that the total data can be grouped into 5 variables. तो हम इजन वैल्यू के बेस के ऊपर करें या अगर मैं वहां पे 5 डिफाइन करूं जो एनालिसिस का प्रोसेस है स्टेप है उसमें तो अगेन ऑलमोस्ट वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट्स. अच्छा ये टेबल को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? अगर हम एक्सप्लेन थीसिस में तो हम अपना एक्सप्लेनेशन देंगे ना. सो पहली तो ये हो गई कि वी विल डिस्कस इजन वैल्यू. पहले जी जितने भी कंपोनेंट है ना जब आप अपना राइटअप करेंगे तो राइटअप में पहले इसका डिफिनीशन देंगे. जो वन लाइनर डिफिनीशन हम यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक लाइनर का आप डिफिनीशन देंगे कि द इजन वैल्यू शोज व्हाट. एक्सट्रक्शन आपने दे दिया. एक्सट्रक्शन में आपने लिख दिया कि वी आर यूजिंग प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस फॉर द रीजन दैट वी वांट टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट एंड वी हैव extracted the eigen value. Eigen value shows, eigen value represent the total variance explained by each of the factor. So this help us to find out the total number of factor on which the data can be clustered, can be grouped, and its critical value is 1. So now our data shows that almost 5 factors are as such where the eigen value is more than 1. So it means that the total data can be grouped into 5 factors. बस यही आपकी इंटरप्रिटेशन हो गई. ठीक है. अच्छा अब नेक्स्ट जो है वो वेरिएंस की एक्सप्लेनेशन कितनी है, टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन कितना है. तो अगर हम यहाँ पे देखें जो कंपोनेंट नंबर 1 है हाउ मच दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द टोटल वेरिएंस. जो टोटल चेंज है, टोटल एक्सप्लेनेशन है डेटा में, वो कितना कंपोनेंट नंबर 1 एक्सप्लेन कर रहा है. 36% जो है वो कंपोनेंट नंबर 1 एक्सप्लेन कर रहा है. कंपोनेंट नंबर 2 जो है वो 13% है. तो 13 और 36 को जब हम मिलाएंगे सो कम्युलेटिव कितना बनेगा? 49 बनेगा. ठीक है. इस तरह कंपोनेंट नंबर 3 जो है वो 8% वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा है. और ये जब हम 49 के साथ 8 करेंगे 49 प्लस 8.6 सो वी विल गेट 57. और 57 को जब हम 4 के साथ 7 के साथ 8 करेंगे फैक्टर 4 तो ये 65 बन जाएगा. और 65 के साथ हम 5 को जो 8 करेंगे बिकॉज दैट इज आल्सो इंक्लूडेड तो ये हमारे पास बन जाएगा 71. अब इजन वैल्यू का जिस तरह बता दिया है कि इट्स वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1. सो टोटल कम्युलेटिव वेरिएंस यहाँ पे अगर आप इसको देख ले या यहाँ पे अगर आप इसको देख ले वो आपकी मर्जी है. यहाँ पे देखना चाहें या यहाँ पे देखना चाहें इट्स आल्सो हैविंग द सेम वैल्यू. सो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास मोर देन 50% होना चाहिए. और आइडियल वैल्यू जो है दैट इज मस्ट बी 70%. ठीक है. नॉर्मल वैल्यू हमारी टोटल एक एक्सट्रैक्टेड जो वेरिएशन है, वेरिएंस है, टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना इजन वैल्यू की हमने बात कर दी. ठीक है. और टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन जो हमारे पास होना चाहिए यहाँ पे हमने एक्सप्लेन नहीं किया. टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन जो होना चाहिए दैट इज वो 50% से ग्रेटर होना चाहिए. सो व्हेन इट इज मोर देन 50% सो इट मींस दैट हमारे जो 5 फैक्टर्स हैं दैट दे आर सफिशिएंटली एक्सप्लेनिंग the whole of the data. 70% of the data is explained by these 5 factors. So it is a good fit. ठीक है. क्रिटिकल वैल्यू जो है वो कितनी है? 50% से ग्रेटर होना चाहिए हमारे पास. ठीक है. रूल ऑफ थंब जो है वो कितना है कि हमारे पास टोटल वेरिएंस जो है वो 50 से क्या होना चाहिए? 50 से ग्रेटर होना चाहिए हमारे पास. ठीक है. और आइडियल जो है वो 70 हमारे पास के अगर 70 से ज़्यादा है सो दैट मीन्स कि आपका जो फिट है वो बेस्ट फिट है. ठीक है. लार्ज पोर्शन 70% ऑफ द डेटा इज एक्चुअली एक्सप्लेन बाय दीज 5 फैक्टर्स. ठीक है. ये बाकी 30% जो है वो अनएक्सप्लेन है, वो एरर टर्म है हमारे पास. ठीक है. अच्छा नाउ वी विल मूव टुवर्ड द स्क्रिप्ट प्लॉट. क्या देखेंगे जरा उसको भी देखते हैं कि ये तो एक 2 कंपोनेंट हो गई हमारे पास. पहला कंपोनेंट इजन वैल्यू. इजन वैल्यू ने बताया कि 5 द डेटा कैन बी क्लस्टर्ड इनटू 5 वेरिएबल्स. ओके. फिर इस तरह टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन का जो क्राइटेरिया है दैट इज आल्सो सिग्निफिकेंटली मीट बाय 5 फैक्टर्स. अगर 5 फैक्टर से हम कम पे जाते हैं तो वो वैल्यू जो होती है वो कम होती जाती है हमारे पास. ठीक है. सो 5 फैक्टर को
better explain this particular situation. Now next is कि हम scree plot को देख लें. Now let's look into the scree plot. Scree plot क्या है? Scree plot shows the relationship between the eigenvalue and the number of component of a variable. इसका अगर हम definition देखें तो it is what? It is the plot of the eigenvalue and the factor numbers according to the order of extraction. तो order of extraction में ये हमारे पास क्या शो करता है? एक relationship शो करता है. अच्छा, इसके बेस के ऊपर कैसे डिसाइड करेंगे? द प्लॉट इज यूज्ड टू डिटरमिन द ऑप्टिमल नंबर ऑफ फैक्टर टू बी रिटेन इन द फाइनल सॉल्यूशन. कितने फाइनल सॉल्यूशन में कितने वेरिएबल हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है? सो वो हम कैसे देखते हैं? वो हम इस तरीके से देखते हैं कि जहां तक ये डाउन आ रहा है और एल्बो शेप नहीं बनता, तब तक एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, तब तक हम उन फैक्टर्स को जो है वो कंसिडर करेंगे. तो अगर आप देखें, सो दिस फैक्टर is considered, yes, जरा इन फैक्टर्स को हम देखें. फैक्टर नंबर 1 is considered, okay. फैक्टर नंबर 2 is considered. फैक्टर नंबर 3 is also considered. फैक्टर नंबर 4 is also considered, ठीक है. फैक्टर नंबर 5 is also considered. बट 5 के बाद अगर आप देख लें तो these are the 5 component, और इसकी एजन वैल्यू अगर हम देख लेंगे so it will be more than 1, ठीक है. और यहाँ पे ये यहाँ तक कंसिडर्ड है. इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन बन जाता है. जब ये स्ट्रेट लाइन बन जाता है, सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दीज फैक्टर्स, ठीक है. सेकंड क्राइटेरिया ये है कि हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे देख लें कि इजन वैल्यू जहाँ पे 1 हो, मोर देन 1 हो, उतनी ही नंबर ऑफ कंपोनेंट को जो है हम जो है वो सेलेक्ट कर सके. दिस इज अ क्राइटेरिया कि इजन वैल्यू जहाँ से 1 है और 1 के अबव जितने भी हमारे फैक्टर्स बनेंगे, सो उनको ही हम कंसिडर करें. तो 1 के अबव 5 फैक्टर हमारे बन रहे हैं. इन 5 फैक्टर्स को, इस मीन्स के द डेटा, होल ऑफ द डेटा कैन बी क्लस्टर्ड इनटू 5 फैक्टर्स. 5 वेरिएबल्स हमारे पास जो है वो बनते हैं, ठीक है. इस तरह हम इसकी इंटरप्रिटेशन भी इसी तरह करते हैं. ओके, ऑन द प्लॉट इफ वी कैन सी दैट द एल्बो शेप इज स्टिल फैक्टर नंबर 5 वेयर द इजन वैल्यू इज मोर देन 1, सो वी क्लस्टर द डेटा इनटू 5 फैक्टर्स. और इसी प्लॉट को डायरेक्टली कॉपी करके हम जो है अपनी थीसिस में जो है उसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है. ओके, देयर इज अनदर मेथड व्हाट वी कॉल अ पैरेलल एनालिसिस मेथड. पैरेलल एनालिसिस कहते हैं, वो भी हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू, ये देखें ये स्लाइड पे बताया, इजन वैल्यू है हमारे पास और टोटल वेरिएंस, टोटल कम्युलेटिव वेरिएंस एक्सप्लेन है. यहाँ पे आके ये स्क्री प्लॉट है और स्क्री प्लॉट के कंपोनेंट्स है हमारे पास ये 3. ये इस डेटा को अगर हम देखें, सो दिस इज ग्रुप इनटू 3 के बाद ये देखें स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है. और 1 तक ये 3 बन रहे हैं, इसलिए वी विल कंसीडर ओनली 3 फैक्टर्स. अच्छा, यहाँ पे कंपोनेंट मैट्रिक्स हमें बता रही है कि कंपोनेंट 1, 2 एंड 3 कंपोनेंट बन रही है. और ये क्वेश्चन कितना कंपोनेंट 1 को के साथ रिलेटेड है, कितना कंपोनेंट 2 के साथ रिलेटेड है, कितना कंपोनेंट 3 के साथ रिलेटेड है. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कंपोनेंट मैट्रिक्स. बट बिफोर गोइंग टू कंपोनेंट मैट्रिक्स, हमारे पास एक थर्ड टेस्ट है जिसको हम पैरेलल एनालिसिस कहते हैं. हम पैरेलल एनालिसिस भी करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स इन विच वी शुड ग्रुप द डेटा, ठीक है. तो हमने पहले क्या पढ़ा? द फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट टेस्ट हमने पढ़ा, दैट इज इजन वैल्यू. We will use eigenvalue based on which we will define that how many factors should be grouped into this data. And then scree plot भी हमने पढ़ा. इसके अलावा हमने total variance explain भी देखा. अब fourth जो test है, that is parallel analysis, इसको हम कहते हैं. और parallel analysis जो हम perform करते हैं, वो हम third party Monte Carlo simulation के through हम perform करते हैं. Parallel analysis है क्या वैसे? It is a statistical technique used in the factor analysis and principal component to determine the optimal number of factors to be retained. How many factors should be retained in the data? It compares the eigenvalue obtained from the real data with those of generated from the randomly simulated data of the same size. अब पहले ये क्या शो करता है? ये शो करता है, ये टेस्ट शो करता है कि डेटा में कितने फैक्टर्स हमने रिटेन करनी है, ठीक है, कितने फैक्टर्स हम ग्रुप कर सकते हैं आउट ऑफ दिस डेटा. सेकंड, ये क्या शो, इसको जो है वो परफॉर्म कैसे करेंगे? ये क्या करता है? इट कंपेयर्स, क्या कंपेयर करता है? ये जो इजन वैल्यू है, ये जो हमने अभी कैलकुलेशन की है यहाँ पे इजन वैल्यू, ठीक है. वी विल लुक इनटू द इजन वैल्यूज, ठीक है. ये यहाँ पे हमारे पास ये जो इजन वैल्यूज है, वी विल कंपेयर दीज इजन वैल्यूज विद इजन वैल्यूज टू बी डेवलप्ड थ्रू द रैंडम सिमुलेटेड प्रोसेस. अब रैंडम सिमुलेटेड प्रोसेस से हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ जो था वो
मोंटे कार्लो सिमुलेशन शेयर किया था, अगर शायद आप में से किसी के पास हो तो फोल्डर उसको हम देखते हैं कि उसमें हम किस तरीके से उसको परफॉर्म जो है वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है, डाउनलोड में हम जाते हैं और डाउनलोड में हम देखते हैं ये मोंटे कार्लो सिमुलेशन मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। ये आप लोग के साथ मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया, इसको आप ओपन करेंगे और अब इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये क्या करने के लिए, ये हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं जी, कोई बताएं ये हम क्या करने जा रहे हैं। आई होप आई एम ऑडिबल। जी आई एम ऑडिबल। यस सर, आप ऑडिबल है। सर साथ में टाइम को ज़रूर देख लीजिएगा, 9:30 हाँ बस ठीक है, टाइम। बस इसको कंक्लूड करते जी हैं, काइंडली। ठीक है, ठीक है, जी सर। ठीक है। अच्छा तो थोड़ा सा बस ये बताएं कि ये हम क्या करने जा रहे हैं, ये स्क्रीन प्लॉट। पैरेलल पीसीए करने जा रहे हैं कि जी पैरेलल एनालिसिस हमारे पास है कि हम ये फाइंड आउट कर सके कि हाउ मेनी फैक्टर शुड बी रिटेन। तो उसके लिए वी आर व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम पैरेलल एनालिसिस इज आल्सो वन ऑफ द टेस्ट दैट इज नीड टू बी परफॉर्म्ड, और ये सबसे रिलायबल है। ये स्क्रीन प्लॉट, टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन और इजन वैल्यू, इनके ऊपर जो है वो लिटरेचर है दैट दे हैव क्रिटिसाइज्ड दैट दिस मेथड इज नॉट अ गुड मेथड, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड एट पैरेलल एनालिसिस, ठीक है। तो पैरेलल एनालिसिस एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, परफॉर्म कैसे करेंगे, तो पैरेलल एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे आके ये थोड़ा सा पैरेलल एनालिसिस के बारे में आप लोग को बताना था कि पैरेलल एनालिसिस जो केसर क्राइटेरिया सम टाइम ओवर एस्टिमेट फैक्टर्स को जो है वो ओवर एस्टिमेशन की वजह से इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुई है। स्क्रीन प्लॉट की इंटरप्रिटेशन जो है वो सब्जेक्टिव है, ठीक है। और पैरेलल एनालिसिस इज वेरी ऑब्जेक्टिवली मेजरमेंट मेथड एंड बहुत सारे जो रिसर्चेस है दे आर एक्चुअली आस्किंग फॉर, इवन अगर आपने ईएफए किया है और आपने पैरेलल एनालिसिस नहीं किया और किसी जर्नल को पेपर भेज दिया, दे विल बी आस्किंग कि आप पैरेलल एनालिसिस करें। इस तरह थीसिस अगर आपने लिखा है और पैरेलल एनालिसिस नहीं है तो नॉर्मली फॉरेन रिव्यूअर और एक्सटर्नल रिव्यूअर आस्क फॉर कि पैरेलल एनालिसिस इसमें क्यों नहीं है, why parallel analysis is not being performed. So that's why parallel analysis is important. Now how to perform parallel analysis? तो ये मोंटे कार्लो का एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, इसको हम डाउनलोड करते हैं और इस पे हम इसके थ्रू हम परफॉर्म करते हैं। इसमें हम डेटा क्या क्या फीड करेंगे सर, अगर हम थोड़ा सा देखें, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितनी है हमारे पास, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है जी। यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स मीन कि ये हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितनी है, ठीक है। सो अगर हम क्वेश्चन को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 28 29 30 31 32 33 34 35 35 है, ठीक है। तो 35 में से हमने ड्रॉप कितने किए, तीन। अगर हम हाँ 3 हमने ड्रॉप किए ना, तो यहाँ पे आके एनालाइज में जाएं और एनालाइज में डेटा रिडक्शन, एंड डेटा रिडक्शन में वी हैव ड्रॉप 4 1 2 3 4 जी जी। सो 30 तो 39 से 4 ड्रॉप करें कितने बनते हैं, 35 बनते हैं। जी 35। तो वी विल गिव here 35। अच्छा ये बात याद रखिए कि by number of variable we does not mean your variable main variable, rather than the number of variable we means, वो तो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये डेटा कितने में ये क्लस्टर करे, ग्रुप करे। सो here we will mention the number of questions, number of subject, by number of subject we mean कि आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी है, कितने लोगों से आपने डेटा कलेक्ट किए। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिस्क्रिप्टिव में है 365 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। सो यहाँ पे हम जो है वो फीड कर लेंगे हाउ मच 365 365 जी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। रिप्लिकेशन हम कितना करना चाहते हैं, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ये हम 1000 रिप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। 100 से लेकर 1000 तक हम दे सकते हैं और इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, वी विल कैलकुलेट इट। अब ये देखिए ये कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई हमारे पास, ठीक है। नाउ ये कैलकुलेशन होगी तो आफ्टर दिस कैलकुलेशन हाउ वी विल डिसाइड अबाउट, डिसीजन कैसे लिया जाएगा कि कितने फैक्टर्स को हम रिटेन करें पैरेलल एनालिसिस के थ्रू। सो वी विल कंपेयर these eigenvalues with the eigenvalues to be computed by ये जो मोंटे कार्लो पीसीए कैलकुलेट करेगा। अब क्राइटेरिया क्या होगा, हम उन फैक्टर्स को रिटेन करेंगे जहां पे हमारी कैलकुलेटेड इजन वैल्यू ग्रेटर देन द इजन वैल्यू कैलकुलेटेड बाय दिस फैक्टर। जिस पॉइंट पे इसकी इजन वैल्यू बढ़ जाएगी हमारी इजन वैल्यू से, देन वी विल स्टॉप देयर।
So in this way we will be able to find out the number of factors in which the data should be grouped. ठीक है? अच्छा, अभी तक Now, जो पढ़ा जी जी, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप पूछ ले जब तक ये कैलकुलेशन होती है, ताकि वो मैं एक्सप्लेन करूं. इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग एनी कॉन्सेप्ट और एनी, जी जी, है कोई ये जो कंफ्यूजन? भी आपने इंटरप्रिटेशन, ये जो इंटरप्रिटेशन बताइए सर, प्लीज ये एक्सप्लेन करिए फिर से. अच्छा, इंटरप्रिटेशन ये है कि लाइक हाउ वी विल डिसाइड अबाउट द फैक्टर्स. ये पीसीए की बात कर रही है आप, कि पीसीए के बेस के ऊपर हम किस तरह इसको यूज करेंगे. पीसीए को हम इस तरह यूज करते हैं कि जी जी, कि मतलब हाउ वी विल डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स. सो द नंबर ऑफ फैक्टर विल बी डिसाइडेड to the point when this eigenvalue will be greater than the eigenvalue calculated through the Monte Carlo PCA. So how many factors? All those factors where the eigenvalue calculated by the SPSS or the calculated through the data is greater than the eigenvalue calculated through Monte Carlo PCA. So those number of questions. So यहाँ पे देखिए हमारे पास eigenvalue आ गई है, ठीक है. यहाँ पे अब इसको हम कंपेयर करेंगे with the eigenvalue. यहाँ पे दोनों को साथ रख लेते हैं और मैं मैग्नीफायर ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोग के लिए जरा विजिबिलिटी हो. अच्छा देखिए जरा, नाउ वी आर कंपेयरिंग, ठीक है. यहाँ पे आए और हम इनको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है. इजन वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड थ्रू द मॉन्टे कार्लो with the eigen values that we have calculated. देखें, so factor number 1, okay, as the eigen value our data calculated eigen value is 10.812, which is greater than the eigen value calculated by the PCA. So we will go, or factor number 1 has been passed the criteria. Okay, now factor number 2, which is 3.92, and here we have 1.5. So our eigen value is greater than the eigen value computed by the Monte Carlo. So factor number 2 will be retained. Now number 3, which is 2.59, and 3 में अगर इनकी वैल्यू देखें तो 1.49. So eigen value test is passed and we will retain factor number 3. Now factor number 4, the eigen value is 2.3 and the eigen value over 4 here is 1.44. So we will accept this one. Now question number 5, so the eigen value is 1.6 and which is यहाँ पे देखें तो 1.399. So again our eigen value is greater than the eigen value of the Monte Carlo. So we will go with the factor number 5. When we go to the factor number 6, so our eigen value is less than the eigen value of the Monte Carlo PCA. So now we will stop here. So the total number of variable that could be extracted out of the data, the total number of factor that could be extracted or the data can be grouped into is the number of 5 maximum है. 5 से हम ज़्यादा factor नहीं कर सकते, and that is also been verified by the PCA. तो इस तरीके से हम PCA के results को जो है वो interpret कर सकते हैं, ठीक है. I hope it is clear. कोई confusion तो नहीं है इसमें? अगर किसी को कोई question है तो वो पूछ ले ताकि हम आगे जाएं. इसका मतलब है कि 5 से आगे वाले जितने भी हैं वो इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे. इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे और वो क्राइटेरिया में नहीं आएंगे, सो वी आर नॉट कंसीडर देम, ठीक है. अच्छा, अब आगे जाते हैं और फाइनल स्टेज हमारा है. और फाइनल स्टेज में जब हम बात करते हैं तो वी आर एक्चुअली बस फाइनल वेरिएबल्स की लोडिंग्स की तरफ हम जाते हैं. और अब वेरिएबल्स की लोडिंग्स को जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है. यहाँ पे आके अब यहाँ पे ये हो गई हमारे पास क्राइटेरिया हो गया है. अब नेक्स्ट हम फैक्टर रोटेशन करते हैं, ठीक है. यहाँ पे आके जरा हम थोड़ा सा अपने कंपोनेंट को जरा देख लें. ये देख लें, ये कंपोनेंट फैक्टर है हमारे पास, ठीक है. यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे हमने 4 क्राइटेरियाज पढ़ी. इजन वैल्यू 5 फैक्टर में उसको ग्रुप कर रहा है, ठीक है. अगेन वी हैव स्टडीड टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन. वो कह रहे हैं कि दैट इज मस्ट बी ग्रेटर देन 50. सो विच इज ग्रेटर देन 50 5 फैक्टर में वो भी इसको जो है वो ग्रुप कर रहा है. फिर हमने स्क्री प्लॉट देखा. Scree plot is also grouping it into 5 factors. Parallel analysis किया. Parallel analysis is also grouping into 5 factors. Now the question is कि वो जो 5 factors हैं ये हमारे पास next इसके नीचे आप आ जाएं तो component matrix है. Component matrix आपको कहता है कि वो 5 factors कौन कौन सी है. Factor number 1, factor number 2, factor number 3, factor number 4, factor number 5. Now we are going to identify इस matrix में से component matrix जिसको कहते हैं कि principal कौन है और उसका component कौन है. तो ये अगर आप देख लें PJ1 के साथ हाई लोडिंग
हाई लोडिंग हम देखते हैं ना कि किसके साथ उसका ज्यादा कोरिलेशन है, तो वो उस फैक्टर से बिलोंग करता है. लाइक फॉर एग्जांपल PJ1 बिलोंग टू factor number 1, PJ2 belong to factor number 2 because the correlation of PJ2 with the factor number 1 is 54% and the correlation of PJ2 with the factor number 2 is 0.48 जो कि कम है, 0.481 वो भी कम है, बाकी के साथ भी कम है. ठीक है, तो अब हम ये क्या कर रहे हैं, हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि ये क्वेश्चंस जो है, ये जो वेरिएबल है, ये किस किस फैक्टर से बिलोंग करते हैं. ये कंपोनेंट मैट्रिक्स हमें एक्सप्लेन करेगा. ठीक है, अगर थोड़ा सा हम इसको चूंकि इसमें देखिए ये प्रॉब्लम है 0.44, यहाँ पे भी ये 0.367 है, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.48 है, यहाँ पे 0.488 है, यहाँ पे 0.47 है. तो वी वांट टू रोटेट के इनको हम रोटेट करें कि या तो ये 1 पे रह जाए या 2 पे चला जाए या 3 पे चला जाए. एक पॉइंट पे एक फैक्टर के ऊपर ये लोड हो, ना कि ये मल्टीपल फैक्टर पे इसकी ज्यादा वैल्यू लोड हो. इसको हम कहते हैं कि रोटेशन करेंगे. इसकी केस क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे. अब रोटेशन यहाँ पे हम आते हैं, फैक्टर रोटेशन करते हैं. ठीक है, यहाँ पे आके आप लोगों ने अगर प्रोसेस की तरफ जरा जाते हैं, आप लोगों को जरा दोबारा मैं बैक कर लेता हूँ कि प्रोसेस हम कहाँ पे जा रहे हैं. वी हैव डन द फर्स्ट स्टेप, वी हैव डन द सेकंड स्टेप, अब थर्ड स्टेप पे हम हैं और हम रोटेशन करने जा रहे हैं. बिकॉज ये रोटेशन क्यों जरूरी है, इसलिए कि द फैक्टर आर नॉट, बिकॉज द फैक्टर्स आर नॉट completely loaded on one particular factor. ये जो variables हैं, these are not loaded on one particular factor. हमें ये multiple पे load कर रहे हैं. तो now we are rotating them in order to कि ये एक फैक्टर के ऊपर जो है क्या करें, ये लोड करें. There are different methods of rotation. अब इनको जरा देखते हैं. तो broadly हमारे पास 2 methods है रोटेशन के. ठीक है, एक रोटेशन का मेथड जो है वो व्हाट डू यू मीन बाय दिस रोटेशन, थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं. एंड हार्डली वी आर गोइंग टू वाइंड अप इंशाल्लाह विद इन कमिंग 10 मिनट्स में ये वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह. ठीक है, फैक्टर रोटेशन क्या है? फैक्टर रोटेशन इज अ टेक्निक used in the factor analysis to improve the interpretability of a factor loadings by making the structure clear and more meaningful. So in order to make it more interpretable, यहाँ पे चूंकि थोड़ा सा confusion ये आ रही है कि आया ये यहाँ पे भी लोड हो रहा है 44% के लिए और 42% के लिए यहाँ पे भी लोड हो रहा है. Either it's belong to this factor or either it's belong to this factor. So you know there is a problem in interpretability. There is a problem in clear नहीं है हमारे पास कि on which factor we should assign this question number. थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देख लेते हैं जरा, ज्यादा आप लोगों ने देखें जरा. यहाँ पे we are having a problem that either question number 1 is actually belonging to question number 1, a factor number 1, or either factor number 3. Same is the case with other. So almost we are having the same problem in all. We can see that यहाँ पे देखिए 0.7 है, 0.7. So now let's go दोबारा हम रोटेशन करते हैं ताकि इनको हम जो है वो अरेंज कर सके, ऑर्डर में अरेंज कर सके. ठीक है, अब रोटेशन जरा थोड़ा सा रोटेशन में मैं आधी रह गई बात जरा उसके. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रोटेशन. नंबर 1 रोटेशन नंबर 1 दैट इज, नाउ ये चेक करना पड़ेगा कि रोटेशन तो हम यूज करेंगे पर रोटेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं. यहाँ पे आके एनालिसिस में जाते हैं एंड लेट्स सी रोटेशन के टाइप्स आप देख ले, फिर डिसाइड करते हैं कि विच रोटेशन शुड बी यूज एंड व्हाई. ठीक है, देखें रिसर्च में इस बात का बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस होती है आपकी राइटअप में कि जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, जो भी टेस्ट यूज़ करें, आपके पास वाई का जवाब होना चाहिए. एंड वाई नॉट, वाई आई शुड यूज़ वेरीमैक्स, वाई आई शुड नॉट यूज़ डायरेक्ट ओब्लिवियन, वाई आई शुड नॉट यूज़ प्रोमैक्स. ठीक है, सो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. और फिर जब हम राइटअप करते हैं तो फिर वहाँ पे हम लिखते हैं कि आई हैव यूज फॉर एग्जांपल प्रोमैक्स और डायरेक्ट ओब्लिवियन, व्हाई आई हैव यूज्ड डायरेक्ट ओब्लिवियन. तो अगर आपने अपनी राइटअप में मेंशन किया है सो उसके ऊपर फिर बड़ी वो जो है क्लियरेंस आ जाती है. अगर नहीं है तो फिर रिव्यूअर्स के कमेंट्स आते हैं कि व्हाई 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 यू हैव यूज्ड दिस, व्हाई यू हैव यूज्ड दिस, यू हैवंट एक्सप्लेन दैट. ठीक है, सो द थिंग इज कि यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अब सिलेक्शन करनी है. अब ये सिलेक्शन किस बेस पे हम करते हैं, तो यहाँ पे 2 बड़ी अप्रोचेस हैं. एक को हम कहते हैं रोटेशन दैट अलाउ कोरिलेशन आर कॉल्ड ओब्लीक रोटेशन, हम इनको कहते हैं. तो हम ओब्लिवियन और प्रोमैक्स जो मेथड है इनको यूज करेंगे अगर हमारे डेटा में कोरिलेशन ज्यादा है. ठीक है, इफ इन आवर डेटा द कोरिलेशन इज मोर देन 0.5, हमारे पास जो कोरिलेशन स्ट्रक्चर है, कोरिलेशन टेबल है, अगर उनमें हमारे पास कोरिलेशन 0.5 से ज्यादा है वेरिएबल्स के दरमियान, तो फिर हमें जो है
इन दोनों को यूज करना चाहिए, ऑब्लिक रोटेशन को यूज करना चाहिए। अब इसमें दो अप्रोचेस है हमारे पास, प्रोमेक्स भी है और ऑब्लिमेंट को भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोरिलेशन जो है वो वीक है, इज नॉट मोर देन 0.5 in most of the variable, then in that case we should use orthogonalize रोटेशन। ऑर्थोगोनलाइज रोटेशन को फिर हमें यूज करना चाहिए, और उसमें फर्दर 3 टाइप्स है, वेरीमिक्स है, क्वार्टिमिक्स है, इक्विमिक्स है हमारे पास, ठीक है। इनकी थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर मैंने लिखी है कि वेरीमिक्स को हम कहाँ पे यूज करें। ये क्या करता है, ये मैक्सिमाइज करता है वेरिएंस को, ये उन क्वेश्चंस को रोटेट करता है कि एक फैक्टर के ऊपर उनका मैक्सिमम वेरिएशन जो है वो लोड हो जाए, rather than शेयर्ड वेरिएशन के। ये देखें, हम ये बात करने जा रहे हैं कि ये क्या करता है कि यहाँ पे जो आपके देखें ये वेरिएशन है, ठीक है, ये कोरिलेशन की वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वेरीमिक्स क्या करता है, इनको रोटेट करता है इन सच अ वे कि इनकी मैक्सिमम वेरिएशन किसी एक फैक्टर के ऊपर लोड हो जाए, ना कि ये इतना ज्यादा वैल्यू मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर इसकी जो है वो वैल्यू लोड हो, ठीक है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन द वेरीमिक्स। वेरीमिक्स कहाँ पे हम यूज करेंगे, वेरीमिक्स वहां पे हम यूज कर सकते हैं जहां पे ऑर्थोगोनलाइज रोटेशन हो। ऑर्थोगोनलाइज रोटेशन को हम यूज कर सके। ऑर्थोगोनलाइज रोटेशन हम कहाँ पे यूज करेंगे, व्हेन द कोरिलेशन इज लो। बट द प्रॉब्लम इज कि हम अपनी अगर डेटा स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास जो है वो कोरिलेशन जरा जाते हैं और हम अपनी कोरिलेशन को देखते हैं। तो अगर हम अपनी कोरिलेशन टेबल को देख ले तो हमारे पास तो देख ले कोरिलेशन देखें 64% है, यहाँ पे देखें तो 69% भी है, 70% भी है। इट मींस ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कोरिलेशंस आर मोर देन 0.5। सो अब यहाँ पे हम जो है वो हम वेरीमिक्स को हम यूज नहीं करेंगे, हम जो है या तो प्रोमिक्स को यूज करेंगे या इनमें से जो ऑब्लिक रोटेशंस है इनमें से एक को जो है हम सेलेक्ट करेंगे। हम वेरीमिक्स ऑर्थोगोनलाइज को यूज नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव अ वेरी इंटेंस कोरिलेशन अमंग सम ऑफ द क्वेश्चंस that we have considered। तो पहली बात तो हो गई है कि we are using oblique। Why we are using oblique? Because our correlation table shows that we have high correlation than 0.5, so that's why we should focus on oblique rotation, that is more suitable to our data structure। We should not use orthogonalize। Why? Because there is intense correlation, ठीक है। तो वेरीमिक्स और इक्विमिक्स क्वार्टिमिक्स को हम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम आके हम यहाँ पे दोबारा नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हम रोटेशन कर रहे हैं। तो रोटेशन में डेटा डायमेंशन में डायमेंशन रिडक्शन फैक्टर एंड देन मूव टुवर्ड्स द रोटेशन। रोटेशन पे हमने क्लिक किया। ये देखिए बाकी हम सारे वही ऑप्शन हमारे पास सेलेक्टेड है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन में प्रिंसिपल कंपोनेंट को हमने लिया, स्क्री प्लॉट एंड ऑल इजन वैल्यू, एंड देन नेक्स्ट इज रोटेशन। रोटेशन पे आके हम डायरेक्ट ऑब्लिमेंट को करते हैं या प्रोमिक्स को करेंगे। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि हमारे पास डेटा में इंटेंस कोरिलेशन है, दैट्स व्हाई वी आर आइदर दोनों हम यूज कर सकते हैं, प्रोमिक्स को यूज करें, डायरेक्ट ऑब्लिमेंट को हम यूज करें, ठीक है। वेरीमिक्स क्वार्टिमिक्स इक्विमिक्स को हम यूज नहीं कर सकते। वो कहाँ पे यूज करेंगे, वो हम यूज करेंगे वहां पे जहां पे हमारे डेटा में कोरिलेशन लेस देन 0.5 हो, इन मोस्ट ऑफ द फैक्टर लेस देन 0.5 हो। सो इन दैट केस वी शुड यूज द वेरीमिक्स, ठीक है। यहाँ पे ओके कर दिया मैंने, और यहाँ पे आके जरा थोड़ा सा अभी इसके ऑप्शन को यूज नहीं करते हैं, अभी हम क्लिक कर लेते हैं तो फिर हम चले जाते हैं रिजल्ट्स के ऊपर। ये बाकी रिजल्ट्स हमारे ऑलमोस्ट सेम होंगे, बहुत स्मॉल वेरीज हो गई और ये बड़ी वैल्यू हो गई है। सेम इज द केस, सेम इज द केस, सेम इज द केस, सेम इज द केस, ओके। अब यहाँ पे कम वैल्यू है तो मैं बड़ी वैल्यू देखता हूँ कि कहाँ पे इसकी बड़ी वैल्यू। तो देखिए ये 5 पे ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है। ये देखिए ये 3 क्वेश्चन मिलके एक वेरिएबल को बना रहे हैं। फिर 4 पे फिर कम है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आके ये देखें फिर सीसी के लिए ये और ये फैक्टर, ये देखिए बाकी सब बहुत ज्यादा माइनर कोरिलेशन बन गए हैं। इट मीन कि हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो अभी क्लियर स्ट्रक्चर हो गया रोटेशन के बाद, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा अगर हम इसको और क्लियर करें, इसकी विजिबिलिटी जो है वो इंप्रूव करें, तो हाउ वी कैन डू दैट। विजिबिलिटी कैसे इंप्रूव करेंगे, तो विजिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द लास्ट ऑप्शन हम यूज करेंगे। यहाँ पे आके अगेन गो टू द डेटा रिडक्शन फैक्टर, और फैक्टर में से जाके इस ऑप्शन पे जाएंगे, और ऑप्शन में हम यहाँ पे एक तो ये बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास मिसिंग वैल्यू है तो वो मीन से रिप्लेस करें, जो कि हमारे पास मिसिंग वैल्यू है चन ऑब्जर्वेशन। तो मैं इसको बता रहा हूँ कि उसकी बजाय आप मीन लगा दे। अच्छा दूसरा मैं इसको कह रहा हूँ कि सॉर्ट बाय साइज, वो जो कि ज्यादा कोरिलेशन वाले ज्यादा फैक्टर वाले होंगे उनको पहले इस स्ट्रक्चर में ड्रा करो, और जो कम होंगे उनको बाद में जो है इस लिस्ट करो, ठीक है। सेकंड, सप्रेस स्मॉल कोफिशिएंट्स। ये देखें यहाँ पे आपको
आपको नजर आ रहा है, इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, दोबारा जरा देख लें। ये लार्ज कोफिशिएंट, ये लार्ज वैल्यू है 0.7, ठीक है, और ये बहुत स्मॉल स्मॉल वैल्यू। मैं इसको बता रहा हूँ कि यार ये स्मॉल स्मॉल आप हटा दें, ये नजर ना आए, ताकि मुझे ये स्ट्रक्चर नजर क्लियर आ जाए कि कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चन किस फैक्टर के साथ जो है वो लिंक है। तो इस ऑप्शन को मैं यूज करके यहाँ पे रिप्लेस बाय मीन सॉर्ट बाय साइज, कि सॉर्ट बाय साइज करो ये, और थर्ड सप्रेस करो। कितने हद तक सप्रेस करें? हमारे पास मिनिमम जो कोरिलेशन के वैल्यू है यहाँ पे, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? लोडिंग्स मिनिमम कंपोनेंट मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0.5 होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको कहा कि अगर वैल्यू 0.5 से कम है ना तो उसको ड्रॉप करो, ठीक है। अभी हम ओके करते हैं, दोबारा इसको रन करते हैं, अभी आप देख लेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको बड़ा क्लियर नजर आ जाएगा। वहीं कोरिलेशन, केएमओ, बार्टलेट, यहाँ पे वेरिएंस, टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन, देन स्क्री प्लॉट, कंपोनेंट मैट्रिक्स पे अगर हम आ जाए, ये देख लें, नाउ यू कैन सी योर कंपोनेंट मैट्रिक्स, वेरी मच क्लियर। अभी आपको साफ नजर आ रहा है, देखें पहले इसने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया, जो वो फैक्टर, वो वेरिएबल, वो कंपोनेंट जिनके ज्यादा क्वेश्चन है पहले उसको ले आया है, ठीक है। इसके कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो देखिए सॉर्ट कर दिया नंबर 1। नंबर 2 इसने क्या कर दिया, जो छोटी छोटी कंपोनेंट वैल्यूज थी वो हट गई है हमारे पास, ठीक है। सो नाउ दिस इज वन वेरिएबल। अब सीसी क्या है? सीसी 1 की जगह हम क्या लगा देंगे? सीसी। अब हमारा एक वेरिएबल बन गया कैरियर कमिटमेंट, ठीक है। सीसी इज फॉर कैरियर कमिटमेंट, यहाँ पे आ जाते हैं। सो सीसी इज फॉर कैरियर कमिटमेंट। तो कैरियर कमिटमेंट की 5 4 3 6 1 8 क्वेश्चन 2 एंड 7 तक हमारे पास जो है वो बेस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। इस तरह ईसी को, ईसी कंपोनेंट नंबर 2, ईसी क्या है? एम्प्लॉय कमिटमेंट। एम्प्लॉय कमिटमेंट हमारा कंपोनेंट नंबर 2 है, और इसकी ये जो क्वेश्चंस है ये रेलेवेंट है, ये लोड कर रहे हैं। एंड देन सेम इज द केस, ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास हो गए, और जो लास्ट फैक्टर है दैट इज क्या है हमारे पास? PO1, PO2, PO3, इसके भी क्वेश्चन लोड हो गए। अब इसको कॉपी करके और हमने पेस्ट करके उधर जाके अपने रिपोर्ट करनी, और रिपोर्ट में ये लिखना है कि इनकी वैल्यूज जो है हमारे पास कितनी है? मोर देन 0.5 है। सो दीज आर एक्सेप्टेबल एंड दीज आर सफिशिएंटली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द कॉमन कोरिलेशन while explaining this particular variable. So इसके कितनी है significantly load की, इसकी कितनी है? तो इसमें हम लिखते हैं कि टोटल इनिशियली हमने सीसी के फॉर एग्जांपल 8 कंपोनेंट लिए, जिसमें से एक ड्रॉप हो गया तो एक रह गया है। कौन ड्रॉप हो गया वो भी हम मेंशन करते हैं कि ये ड्रॉप हो गया, इतने रह गए। और जो रह गए इसमें हाइयर वैल्यू कितनी है? इंटरप्रिटेशन में हम इस तरीके से हम फिर जो है वो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो हाईएस्ट क्वेश्चन है दैट इज CC5 और इसकी वैल्यू 0.955 है, और जो लोवेस्ट है, लोवेस्ट को हम देख लेते हैं, दैट इज 0.85 0.82 है, 0.82, यस, दैट इज CC8। इस तरीके से हम इनको एक एक कंपोनेंट को जो है वो हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा जो फैक्टर एनालिसिस है, जिसको हम एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस कहते हैं इसको, ये हमारा एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस के साथ जो है वो कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट जो है, ये स्ट्रक्चर मैट्रिक्स की जरूरत नहीं है, हम जाके सिर्फ एक कंपोनेंट मैट्रिक्स, कोरिलेशन कंपोनेंट मैट्रिक्स को हम देखते हैं। और हमारे पास यहाँ पे जो कोरिलेशन की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो इट मीन्स दैट कि ये कंपोनेंट जो है इसमें क्रॉस कोरिलेशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें, सो वी डू हैव, इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 0.3 से अबव होनी चाहिए, इनके दरमियान कोरिलेशन होना चाहिए, 0.3 से अबव होना चाहिए, बट 0.8 से अबव नहीं होना चाहिए। तो अगर हम देख लें तो 0.3 से तो अबव है ऑलमोस्ट, और 0.8 से जो है वो हमारे पास लेस है। इट मीन्स के हमारा जो कंपोनेंट फैक्टर एनालिसिस है, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, दैट हैज बीन सक्सेसफुली कंडक्टेड, ठीक है। ये हमारा सारा का सारा उसके ऊपर जो है वो सारा प्रोसेस हो गया। और आगे स्लाइड में मैंने एग्जांपल रखी है आप लोग के लिए, अगर आप आगे जाके फिर खैर इसको आप देख भी सकते हैं कि किस किस को हम कब यूज़ करते हैं। तो ज़रा देख लें, जहाँ पे कोरिलेशन ज़्यादा हो तो वहाँ पे हम वेरीमैक्स को यूज़ नहीं करते, क्वार्टीमैक्स, इक्विमैक्स को यूज़ नहीं करते, ओब्लिवियन को हम यूज़ करते हैं या प्रोमैक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके ये सारा प्रोसेस है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, प्रॉब्लम हो गया हमारे पास, फैक्टर्स भी आ गई उसकी, फिर हमने उसका फ्रेमवर्क बना दिया। फिर सेकंड स्टेज क्या है हमारे पास कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को हम मीट करें। थर्ड स्टेज क्या है कि अप्रोप्रिएट फैक्टर्स को हम आइडेंटिफाई कर सके। PCA हमने परफॉर्म किया, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, उसके जरिए हमने किया। देन डायमेंशन रिडक्शन के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स एक्सट्रैक्टेड हो, तो उसके लिए हमने किसर वैल्यू को भी
इजन वैल्यू को हमने देखा, स्क्री प्लॉट को हमने देखा, पैरेलल एनालिसिस हमने किया और वेरिएंस एक्सप्लेनेशन हमने देख ली। 50% से ज़्यादा हो, 70% से ज़्यादा हो, स्क्री प्लॉट में नंबर ऑफ वो जो एल्बो है, एल्बो पॉइंट से अबव जितने भी हैं वो सारे हमारे फैक्टर्स हैं, और इजन वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, इस तरह फिर 4 स्टेप पे हमने रोटेशन किया, तो जो कोरिलेटेड थे वहाँ पे तो हम फिर ऑर्थोगोनलाइज यूज करेंगे, वेरीमेक्स यूज करेंगे, और अगर फैक्टर कोरिलेटेड है तो फिर ऑब्लिक को यूज करेंगे, तो हमने प्रोमेक्स को जो है वो यूज किया। अच्छा, यहाँ पे फिर हमारे पास मॉडल फिट में कोरिलेशन के बारे में मैंने बता दिया है कि इट्स मस्ट बी अबव दी, बिलो नहीं होना चाहिए, अबव दी 0.3 होना चाहिए, बिटवीन 0.5 to 3 जो है डिजायरेबल है, और 0.8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इफ इट इज मोर देन 0.8 इट मींस दैट देयर विल बी अ प्रॉब्लम, फिर मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम बनेगा। ठीक है, नाउ द लास्ट स्टेप इज कि हम रिलायबिलिटी को कैलकुलेट करें। रिलायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये रिलायबिलिटी हम कैलकुलेट करके हम रिपोर्ट करेंगे, एक एक वेरिएबल की रिलायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी हमने फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स को हमने डेवलप किया, नाउ द नेक्स्ट स्टेज, ये रिलायबिलिटी 1 सेकंड में हो जाएगी। अगर आप लोग इजाजत दे तो इसको भी कर लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट सेशन होगी हमारी, जहाँ पे हम अभी इसी सेम स्ट्रक्चर को हम अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर हम जो है वो कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस रन करेंगे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर हम सिर्फ ये क्वेश्चन लेंगे, और ये क्वेश्चन जाके कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस में इसके ऊपर जो होगा वो प्रोसेस होगा। ये जो हमने ड्रॉप किए ना, उन क्वेश्चन को हम नहीं लेंगे, अपने साथ मेंटेन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर आप अलाउ करते हैं तो आई विल गो फॉर द रिलायबिलिटी, अदरवाइज फिर आगे जाके मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में फिर करवा देता हूँ। पार्टिसिपेंट्स थंब इंप्रेशन दे दें कैरी ऑन करने के लिए काइंडली। हाँ जी, मेरा ख्याल है कैरी ऑन करने, कुछ चीजें जो बस हमें ठीक है। समझ नहीं आई वो जो It will हमने hardly, से yes, एक दफा फिर yes, वो देख it will लेंगे। hardly take just a second। अगर आप 1 मिनट दे Alright. दे, 1 मिनट में ये हो जाएगा। अब जी, देखिए sure. कैसे चेक करेंगे, वी विल गो बैक टू एनालाइज, देन वी विल कम टू द स्केल। ओके, और ये बिल्कुल डायमेंशन रिडक्शन के नीचे स्केल, एंड देन वी विल क्लिक ऑन द रिलायबिलिटी एनालिसिस। रिलायबिलिटी एनालिसिस में ना वी विल सेलेक्ट वन वेरिएबल। अब एक एक वेरिएबल का हम चेक करेंगे, बट कीप इन माइंड कि वी विल सेलेक्ट ओनली दोज क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन यहाँ पे हमारे पास जो क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले किसको लिया, वी हैव टेकन एक्चुअली पीजे को हमने लिया। और पीजे में कौन कौन से क्वेश्चन जो है, पीजे को हमने लिया, यस पीजे को लिया। तो पीजे में अब हमें क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, बिकॉज जो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सिग्निफिकेंटली लोड हो रहे हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू कंसिडर ओनली दोज फैक्टर्स। सो पीजे में कौन कौन से क्वेश्चन है, पीजे 1 and 2 and 3 and 4 5 6, ये 6 तक है। ठीक है, तो पीजे 6 तक हम जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 को हम यहाँ से रिमूव करेंगे, बिकॉज 7 इज नॉट द फैक्टर दैट वी शुड कंसिडर। यहाँ पे हम आते और यहाँ पे हमें आइटम चाहिए, स्केल चाहिए, और स्केल एफ आइटम इज डिलीटेड। ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यू करें और ओके करें, सो वी विल गेट द वैल्यू। ये जो वैल्यू है, ये देखें, ये रिलायबिलिटी की वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड क्राउन-बेच अल्फा वैल्यू। ठीक है, ये आपको क्या शो कर रहा है, ये आपको ये शो कर रहा है कि देयर आर 6 कंपोनेंट, 6 नंबर ऑफ आइटम्स, और इसकी रिलायबिलिटी जो है दैट इज कितनी है हमारे पास, 0.910। ठीक है, इसकी मिनिमम क्रिटिकल जो थ्रेशहोल्ड है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन, कितनी होनी चाहिए हमारे पास, है किसी को पता? रिलायबिलिटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारे पास? ये देख लें, ये हमारे पास पूरा टेबल है क्राउन-बेच अल्फा का। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू एटलीस्ट 5, जी एक सेकंड, ये मेरे ख्याल से ये एम साइंसेस का ERP ओपन हो गया, इसको मैं ऑफ करता हूँ, ये अब हैंग कर देगा। चल यहाँ पे आते हैं। ओके, अल्फा की वैल्यू अगर इट्स मोर देन 90 इट्स मीन एक्सीलेंट, बट क्रिटिकल जो एक्सेप्टेबल लिमिट्स है हमारे पास वो 0.7 से अबव होनी चाहिए। अगर 0.7 से कम है इट मीन्स ये क्वेश्चनेबल है। ठीक है, सो नाउ जो बेंचमार्क है वो ये 0.7 है कि रिलायबिलिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 0.7 से अबव होनी चाहिए। सो नाउ इन बेंचमार्क को यूज करके वहां पे हम उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि द क्राउन-बेच अल्फा वैल्यू फॉर द पीजे इज हाउ मच, इज 0.9 which is more than the critical value that is 0.7। and ये कौन कह रहा है, here et al कह रहा है, here et al 21 कह रहा है, 2021 कह रहा है कि its value must be greater than
0.7, ठीक है। सो यहाँ पे आके हम इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरीके से करें कि टोटल फैक्टर जो है वो लोड कर रहे हैं 6 एंड इसकी जो क्रान बैच अल्फा वैल्यू है इंटरनल कंसिस्टेंसी शो कर रहा है वो 0.9 शो कर रहा है, ठीक है। एंड इट मीन्स इट इज मोर ग्रेटर देन, सो ये जो है ये फैक्टर जो है इसकी रिलायबिलिटी भी करेक्ट है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपने फैक्टर एनालिसिस करी और जिन क्वेश्चन की रिलायबिलिटी कम हो, अब जाके फिर आपके लिए मसला बन गया, फिर दोबारा जाना पड़ेगा, दोबारा फैक्टर एनालिसिस करना पड़ेगा, दोबारा ये सब चीज़ें रिविजिट करनी पड़ेगी एंड यू विल हैव टू लुक इनटू कॉमनैलिटीज टेबल कि आपने बाज ऐसे कॉमनैलिटीज को स्किप किया है। अगर आप लोगों ने देखा अर्ली मुझसे भी स्किप हुआ जब हम स्टेप कर रहे थे ना, अगर हम डायरेक्टली टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन पे आ जाते और हम कॉमनैलिटीज को स्किप कर लेते तो शायद हमारे पास क्या होता, हमारे पास अभी ये प्रॉब्लम आ जाता। सो स्टेप बाय स्टेप जाके आपने देखना होगा टाइम्स एंड अगेन एंड परफॉर्मिंग द प्रोसेस। अच्छा, ये टेबल क्या शो करता है? वैलिड केसेस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है और एक्सक्लूडेड केसेस और टोटल, ये हम रिपोर्ट नहीं करते, हम इसको कॉपी करके इसको रिपोर्ट कर लेते हैं। ये क्या शो करता है, ये मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम, ये यहाँ पे सेकंड टेबल जीए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरा देख ले। ये हमारे पास ये टेबल क्या शो करता है कि फॉर एग्जांपल ये शो करता है अगर PJ1 को मैं ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, और 5 फैक्टर पे जाता हूँ तो मेरा जो क्रान बैच अल्फा है ये इंक्रीज हो जाता है, करेक्ट हो जाता है बाय 0.911। तो ओरिजिनल हमारे कितनी वैल्यू है, ओरिजिनल देखते हैं, ओरिजिनल कितनी 0.910 है। ये फर्दर इंप्रूव होगा 1 पॉइंट के साथ अगर हम PJ1 को ड्रॉप करें, बट अगर हम PJ2 को ड्रॉप करें तो देखिए ये 0.9 की बजाय 88 पे आ जाएगा। अगर हम PJ3 को ड्रॉप करें तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही। इसका मतलब हमें ड्रॉप नहीं करना चाहिए, हमारे पास ये जो है ना ये बेस्ट फिट है, इसी को हम मेंटेन करते हैं। आगे इनको एक, अगर हम फॉर एग्जांपल PJ1 को ड्रॉप भी करें तो कितना बढ़ रहा है 0.01, तो 0.01 इज नथिंग वैल्यू। सो यहीं तक हमारा ठीक है, ये हमारा बेस्ट फिट है। इस तरह ये मैंने एक वेरिएबल के लिए कर दिया। यू विल बी सपोज टू परफॉर्म द सेम फॉर ऑल ऑफ द वेरिएबल और फिर एक टेबल बना के आइटम्स और उसके सामने क्रान बैच अल्फा की वैल्यू हम लगाएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ ये हमारा पूरा जो प्रोसेस है एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस का ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगर जो क्वेश्चंस है काइंडली वो आप पूछ सकते हैं, उसके ऊपर आप लोगों को मैं रिप्लाई कर देता हूँ, फिर अकॉर्डिंगली आगे देखते हैं। बस ये हमारा एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस था। ये इसमें आगे स्लाइड में ऑलरेडी ये परफॉर्म हुआ है कि डेटा में कहाँ जाना है और डेटा रिडक्शन एनालाइज में जाएं, डेटा रिडक्शन में जाएं, फैक्टर में जाएं, ठीक है, फिर जाएं क्या क्या सेलेक्ट करें, ठीक है, ये भी बताया गया है बाकायदा स्टेप बाय स्टेप। सारा ये प्रोसेस जो हमने किया 1 बाय 1 जाके एक्सप्लेन भी हुआ है, इंटरप्रेट भी हुआ है, ठीक है, और रिजल्ट्स की टेस्ट की भी वैल्यू हमारे पास सारी चीज़ें हैं। ये अगर स्लाइड को भी आप देख ले इट विल हेल्प यू अलॉट। आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि कल तक हम जब कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस में आते हैं तो डू टेक द डेटा, मैंने मल्टीपल डेटा सेट्स आप लोगों के साथ शेयर किए और इसको ज़रा प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि अगर हम कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस में जाएं तो एटलीस्ट हमारा ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हुआ हो, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस हमारा क्लियर हो। अगर ये क्लियर नहीं है तो आई विल डू इट अगेन, ठीक है, इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स कि इसको हम दोबारा परफॉर्म करें, ठीक है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे जाके आराम से इसको जो है अगेन इसको परफॉर्म करें। ये स्लाइड भी मैं शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। डेटा सेट मैंने मल्टीपल डेटा सेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, ठीक है। परफॉर्म इट एंड सी एनीवेयर व्हेन यू गॉट अ प्रॉब्लम जस्ट रोट इट डाउन। और नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करेंगे सो वी विल फर्स्ट डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, ठीक है। अभी अगर आप लोग कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन काइंडली आप पूछ सकते हैं जी। अच्छा, ये पहले तो सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूंगा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने वर्कशॉप को किया। टाइम डेफिनेटली ऐसी चीज़ों पर टाइम लगता है, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से समझ किया आपने। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो डेटा सर ने शेयर किया है उस पर जो असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करें, उसकी इंटरप्रिटेशन समेत वो शेयर करें ताकि कल की जो वर्कशॉप है उससे पहले ये सारी क्यूरीज और ईच एंड एवरीथिंग दैट मस्ट बी क्लियर। हाँ, वो नेक्स्ट जो फेज़ है कल के वर्कशॉप का तो उसमें 1 to 3 ये टाइमिंग है, तो काइंडली उसमें भी यही हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि इन टाइम सब सारे पार्टिसिपेंट आ जाएं, इन टाइम हम उसे स्टार्ट कर सकें और इन टाइम ही उसे कंक्लूड कर सकें। और इसके साथ लास्ट एक रिक्वेस्ट है
वो फिर रिपीट कर रहे हैं कि हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर ये कमेंट ज़रूर और रिव्यू ज़रूर दे दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। है कोई क्वेश्चन? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, एनी क्यूरी, सो So great and kind of you. Here is just a note of appreciation, and thank you so hopefully much. we will repeat it again, and we will come up with some more expertise यस tomorrow, यस, inshallah. इंशाल्लाह वी विल गो। इसी स्ट्रक्चर को हम लेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको आप जरूर घर जाके आराम से बैठ के, घर जी। जाके आप घर में ही आराम से जाके इसको जो है जरूर आप प्रैक्टिस करें, ठीक है? और जी। कम अप विद द क्यूरीज, जो आपकी क्यूरीज होंगे वो एड्रेस करेंगे, देन वी विल मूव सेम डेटा के ऊपर सेम स्ट्रक्चर को उठा के हम कंफर्मेटरी फैक्टर में ले जाएंगे और कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस इसका करेंगे। ये जरा थोड़ा सा ऑनेस्टली ये जरा फैक्टर एनालिसिस जो था वो थोड़ा सा बेस देना ये कॉम्प्लिकेटेड था। अदरवाइज कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस इज वेरी मच इजी, वी विल बी एबल टू वाइंड इट अप ऑलमोस्ट विद इन एन आवर अगर हम करना चाहें। बट एक्चुअली मैं आई वांट टू गो इनटू द डिटेल के इतने आप लोगों ने टाइम निकाला है, सो ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास भी और आप लोगों के पास भी कि हम इसको बिल्कुल मास्टर करें कि आगे जाके हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे और हम इसको आगे जाके यूज कर सकें इंशाल्लाह। Inshallah, sir. That's really great and kind of you. ठीक And है, we थैंक will यू सो have you मच advice. एंड इंशाल्लाह सी यू sir. इंशाल्लाह टुमारो। और कोशिश करें कल जरूर आप आएं ताकि इसी को हम कंफर्मेटरी फैक्टर तक जो है वो कंक्लूड कर सकें ताकि हमारा ये जो प्रोसेस है ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो। Inshallah. थैंक यू। Thank you, sir. आई होप के Thank you, sir. नो Take care. क्वेश्चंस। Oh, yes. अच्छा, अगर आप करें भी ना, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में कर रहे हैं, रात को कर रहे हैं, और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम फील हो, सो यू कैन पुट अ क्वेश्चन इन द ग्रुप एंड आई विल रिप्लाई। All right. और अगर राइटिंग All में right, हो sir. कोई इशू हो तो यू कैन इवन वॉइस रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग एंड अकॉर्डिंगली मैं रिप्लाई कर लूंगा, आसिफ साहब रिप्लाई कर लेगा और फुरकान साहब रिप्लाई कर देगा, बट आई विल ट्राई कि मैं रिप्लाई कर सकूं इंशाल्लाह। Great, sir. Great. चलिए, थैंक यू सो मच। सर आखिर में मैं एक रिक्वेस्ट कर लूँगा सारे पार्टिसिपेंट से कि कल की सेशन से पहले ये आज वाली वर्कशॉप जो डेटा है, डेटा सेट्स हमने ऑलरेडी शेयर किया है इनके साथ ग्रुप में, तो ये डेटा सेट उठा के अगर सारे पार्टिसिपेंट्स ये EFA प्रोसेस करके रिज़ल्ट्स हमें भिजवा दें तो बहुत अच्छा होगा। हमें उससे पता चलेगा कि जिसको जो जो मसला है वो भी हम सॉर्ट आउट करेंगे इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट। All right. चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, टेक केयर। Thanks to all. Take care, sir. अल्लाह हाफिज़। Hafiz. Jazakallah khair for watching this video. Subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Take care. Allah Hafiz.